अभी हम देख रहे हैं कि चेतना और उसके उपकरण। तो इस बारे में एक एक करके पहले तो आप लोगों के व्यूज ले लेते हैं कि लास्ट के पैराग्राफ में ये बात थी कि जिस तरीके से शरीर और शरीर का तंत्र अगर सही होगा तभी एक सही ट्रेनिंग के बाद में वह उचित क्रिया कर सकेगा। तो दूसरे पैराग्राफ में ये कह रहे हैं मैन ऑफ जीनियस, जो एक विलक्षण योग्यता वाला व्यक्ति है, वो किसी भी चीज से, वो तो कुछ भी बना सकता है, बट गिव दिस जीनियस ए परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट, उसको एक अच्छा उपकरण दो तो वो उसके माध्यम से, जैसे कोई कलाकार है, उसको एक रंग भी आप दोगे तो उस एक रंग से भी बहुत सुंदर कलाकृति वो कर पाएगा। पर यही उसको आप जैसे जैसे रंग और प्रोवाइड करना शुरू करते हो, वैसे ही जो क्रिएशन होगा, जो अभिव्यक्ति होगी, वो अनंतविध होगी और चमत्कृत करने वाली होगी। तो इसके अंदर, तो दूसरे पैराग्राफ में ये शरीर तंत्र की बात है। द मैन ऑफ जीनियस में यूज एनीथिंग एट ऑल and make something beautiful genius, but give this genius a perfect instrument and he will make something wonderful। और इस जीनियस को एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट अगर आप देते हो तो ही विल मेक समथिंग वंडरफुल। तो ये उदाहरण दे रहे हैं एक ग्रेट म्यूजिशियन, वेल इवन विथ ए रेचेड पियानो, अगर उसको एक टूटा फूटा पियानो भी दिया जाए तो वो उससे, उन मिसिंग नोट्स से, एक या दो या तीन या जितने भी नोट्स उस पियानो में हैं, जैसे एक तारे के ऊपर भी बहुत सुंदर संगीत व्यक्ति कर सकता है, और संगम दे दिया जाए और स्वर संगति दे दी जाए, उसको अकम्पनीमेंट और मिलता रहे। जैसे आप देखते हो कई बार भजन मंडली के अंदर ढोलकी है, गाने वाला है, एक मजीरा वाला है, वो भी एक कंप्लीट चीज पैदा कर देते हैं। तो जीनियस जो है वो किसी भी चीज से कर सकता है, पर ये कह रहे हैं इस, अगर ट्रीटमेंट अच्छा दे दिया जाए तो वो उससे और सुंदर और अभिव्यक्ति कर सकता है। कॉन्शियसनेस एक जैसी भी हो, तो अगर इंस्ट्रूमेंट अच्छा हो तो एक्सप्रेशन की साइड के अंदर बहुत जबरदस्त पावरफुल एक्सप्रेशन हो सकता है। अब इसमें कह रहे हैं इफ यू आर फिजिकली बैडली बिल्ट, अगर शरीर ही किसी का खराब हो, बैडली सेटअप, it will be difficult for you even with good training to do gymnastics as well as one with a beautiful well built body। तो अगर शरीर ही पैदाइशी, किसी के सपोज आंख नहीं है, किसी का हाथ टेढ़ा है, या ऐसी ऐसी डिफॉर्मिटीज जिनकी हम बात सुनते हैं, वो अगर लोगों के अंदर किसी में पैदाइशी है, तो बहुत अच्छी अगर ट्रेनिंग भी दी जाएगी तो एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा वो व्यक्ति नहीं कर सकता। आप किसी की टांग तो पैदाइशी ही नहीं है या टेढ़ी हैं या सही काम नहीं करती हैं, लिम्स हैं उसके, हाथ जो हैं वो सही काम नहीं करते हैं, या आपके और शरीर तंत्र में फिजिकली अगर आप बैडली बिल्ट हो, तो कितनी भी अच्छी उसको ट्रेनिंग दी जाएगी तो भी वो उतनी फ्रूटफुल नहीं होगी जितनी कि उस व्यक्ति को दी गई ट्रेनिंग जिसका शरीर तंत्र, जिसका शरीर सुडोल हो, सही हो। इसी तरीके से इन्होंने कहा इट इज द सेम विद द माइंड। आपको मन तो मिला है, यहीं आके पिछली बार हम अटक गए थे। वन हु हैज ए वेल ऑर्गेनाइज्ड माइंड, कॉम्प्लेक्स, कंप्लीट, रिफाइंड, कि जिसका माइंड
माइंड तो सबको कहने तो मिला है, माइंड तो सारों के अंदर है, जिसको मनः तत्व कहेंगे। वो तो मनुष्य अगर हुआ है तो उसमें कहीं ना कहीं वो तत्व तो उसको अंतर करता है पशु में और उसके अंतर। पर अब ये माइंड है, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, मतलब सुव्यवस्थित हो, कॉम्प्लेक्स हो, मतलब जटिल हो, कंप्लीट हो, मतलब पूर्ण हो, और रिफाइंड हो, परिष्कृत हो। तो हम इसके अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे कि कौन से वाले माइंड को तो वेल ऑर्गेनाइज्ड माइंड कहें, और क्या वेल ऑर्गेनाइज्ड माइंड होने के बाद में ये जो एस्पेक्ट है वो किस तरीके से बस जाते हैं कि खाली वेल ऑर्गेनाइज्ड होना उसको कॉम्प्लेक्स नहीं बना देता, और खाली कॉम्प्लेक्स है तो भी वो कंप्लीट नहीं है। तो कंप्लीट माइंड के अंदर क्या क्या चीजें होती होंगी। और फिर ये चौथी चीज कह रहे रिफाइंड, कि अगर परिष्कृत, जो अच्छी चीजों के प्रति खुला हो, जिसका टेस्ट जो है वो रिफाइंड हो, जो सूक्ष्म चीजों में जा सकता हो। तो इन चारों के अंदर कुछ मैंने छोटे छोटे उदाहरण इसके दिए थे। ऐसा माइंड जो है will express himself much better than one who has a rather mediocre or badly organized mind। बजाय इसके कोई ऐसा माइंड है जो ऑर्गेनाइज नहीं है, या जिसमें ये जो गुण बताए हैं माने वो अगर नहीं है, तो उसका एक्सप्रेशन पावरफुल नहीं हो सकेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट एजुकेट योर कॉन्शियसनेस, become conscious of yourself, organize your consciousness according to your ideal, but at the same time do not neglect the instruments which are in your body। ये तो मेन अपना जो प्रसंग है उससे जुड़ गया, कि शुरू ही इससे हुआ था कि कॉन्शियसनेस और उसके उपकरण। तो माँ ने दो उदाहरण दे दिए उपकरणों में, आपका माइंड और आपका फिजिकल। पर इसमें भी माँ ये कह रही है कि पहले तो आपको अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को एजुकेट करने की, मतलब उसको साधने की, उसको प्रशिक्षित करने की और तैयारी उसकी करने की पहले आवश्यकता है। सबसे पहले कॉन्शियस होने की खुद के विषय में आवश्यकता है। और आपकी कॉन्शियसनेस को, आपका जो आइडियल है, आपने जो आदर्श स्थापित किया है, उसके आधार के ऊपर उसको सुव्यवस्थित, उसको ऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता है। पर इसके साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स को नेग्लेक्ट नहीं करना है, उनको भी उस आदर्श के प्रकाश में विकसित करना है। पर अपन इस पे चलें उससे पहले तो मैं इस चीज के उदाहरण चाह रहा हूं कि वेल ऑर्गेनाइज्ड माइंड कौन सा है, कॉम्प्लेक्स माइंड कौन सा है, कंप्लीट माइंड कौन सा है, और रिफाइंड माइंड कौन सा है। कौन कौन सी फैकल्टीज या क्या क्या क्रियाएं, क्योंकि माइंड तो आप काम में लेते हो सारे दिन, तो सारी एक्टिविटीज के अंदर ये अब एक एक करके अपन उदाहरण लेना शुरू करते हैं, जिसमें विनीता है, फिर बाद में नंद किशोर जी हैं, मारोदिया जी हैं, स्नेहा है, बाकी तो अभी नए दिख रहे हैं। अपराजिता शायद पिछली बार थी या नहीं थी, ध्यान नहीं है। वो अगर कुछ इसमें बोलना चाहे, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो सारों के पास उपलब्ध थी, इसमें अगर आपके पास एक्चुअल में कोई कॉन्क्रीट चीज है तो एक एक के उदाहरण की वेल ऑर्गेनाइज तो इसको कह सकते हैं, जिससे कि हम अपने माइंड की क्रिया के बारे में कुछ और जान सकेंगे। इसमें नंद किशोर जी से शुरू करते हैं। नंद किशोर जी। हाँ। हाँ भैया, मैं सुनना चाहूंगा। हाँ, नहीं सुनना तो हम भी चाहेंगे, हमारी भी तो इच्छा पूरी करो आप। आप कुछ इस बारे में कहना चाहेंगे क्या नंद किशोर जी? मारोदिया जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? मारोदिया जी।
आ रही है क्या? हाँ जी बोलिए। इसमें जैसे यहाँ एक शब्द आता है कि वन हु हैज ए वेल ऑर्गेनाइज्ड माइंड, कम्प्लेक्स, कंप्लीट, रिफाइंड, will express himself much better than one who has a rather mediocre और badly organized mind। तो मीडियोकर के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी जो है एक मीडियोकर माइंड लेकर के ही आता है। तो अब उनमें जो जैसे कभी कोई प्लेन वाटर में हम नमक या चीनी डालते हैं तो वो नमकीन या मीठा हो जाता है, उसी तरह से मीडियोकर माइंड में भी जब इस तरह की कोई बातें उनके सामने रखी जाती हैं और उन्हें हल्की भी समझ से उनकी इच्छा उस दिशा में बढ़ती है, तो वो माइंड फिर विलक्षण भी बनने में समर्थ हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहता था कि श्री अरविंद, श्री माँ का जो ज्ञान है वो तो जीनियस के लिए भी है, मीडियोकर के लिए भी है, बैड ऑर्गेनाइज्ड माइंड के लिए भी है। लेकिन अगर हम मीडियोकर में हैं तो हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हम निश्चित हमारे प्रयास होंगे तो हम सही और अच्छे चेतना के स्वामी बन सकते हैं। नहीं वो ठीक बात है, पर अपन तो जो अपना प्रश्न है वो ये है कि वेल ऑर्गेनाइज्ड माइंड कौन सा है, कॉम्प्लेक्स माइंड कौन सा है, कंप्लीट माइंड कौन सा है और रिफाइंड माइंड कौन सा है। आपकी कौन कौन सी क्रिया हैं जिनको आप कह सकते हो ये विभेद करना शुरू करो कि देखिए ये माइंड की ये एक्टिविटी है, ये कॉम्प्लेक्स है पर ये रिफाइंड नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स तो है पर वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। या फिर क्या कॉम्प्लेक्स के अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड शामिल होता है, या आपका माइंड रिफाइंड तो है पर उसमें ये दूसरी वाली क्रियाएं हो नहीं हो, ये इनके बीच में क्या हम विभेद कर सकते हैं। क्योंकि यहां तो 4 शब्द आए हैं माइंड के विषय में कि जिसका माइंड जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड माइंड है। देखिए मीडियोकर के बारे में चर्चा की तो अपने को जरूरत नहीं है क्योंकि उसके बारे में तो अपन बहुत अच्छे से जानते हैं। तो चर्चा तो हम उस चीज की करें जिसको जानने का हमको प्रयास करना चाहिए। मीडियोकर का तो क्या प्रयास करें जानने का, उसको तो न जाने तो उतना बढ़िया है। अभी तो प्रयास तो इसका करना चाहिए कि वेल ऑर्गेनाइज्ड माइंड किसको कहें, सुव्यवस्थित, जो बहुत सुंदर तरीके से आपका माइंड व्यवस्थित हो वो कौन सा है। और जब उसमें जटिलता आ जाती है, कॉम्प्लेक्स है, किसको कहें कॉम्प्लेक्स और कंप्लीट। हाँ जी बोलिए। माइंड में एक बहुत बड़ी जो समस्या है वो मेरी समझ में ये है कि आदमी हरदम उहापोह की स्थिति में, शंका की स्थिति में वो रहता है, वो निर्णय करने में सक्षम नहीं हो पाता है। एक ऐसा जो चाकू हो, जो भोथरा हो, वो क्या फल या सब्जी को काट सकेगा। नहीं, पर तो आप निर्णय किस पे आधारित करेंगे? निर्णय को आपने ऑब्जर्वेशन ही आपने सही नहीं किया। जैसे मैं किसी कमरे के अंदर गया और मेरी इंद्रियों ने, ये नहीं कि आंखें काम नहीं करती, पर आप अगर ये सोच के जाते हैं कि मेरे को वहां ये ऑब्जर्व करना है, तब भी वही आंख की फैकल्टी आपके साथ होती है। और जब आप कई बार यूं ही चले जाते हैं, जैसे ड्राइव करते टाइम आदमी को पता नहीं रहता और जो अभ्यस्त जो रास्ता है ऑटोमेटिक उस साइड के अंदर गाड़ी मोड़ते ही दिखता है वो, और फिर याद आता है उसको, अरे मैं तो इस साइड नहीं जाना था मेरे को। तो उसकी इंद्रियां तो काम कर रही थी पर जो कॉन्शियस मेंटेलिटी है वो उस टाइम उतना काम नहीं कर रही थी। इसीलिए देखिए ये तो है नहीं कि उसने कोई खड्डे में डाल दी, वो कोई रास्ते के ऊपर तो अपनी गाड़ी को डालता है पर बाद में ध्यान आता है कि मेरे को तो इधर जाना ही नहीं थे, जाना नहीं था, मेरे को तो दूसरी साइड में जाना था। तो अपन बहुत टेक्निकली इसमें वाइटल को इन्वॉल्व न करें, हम तो खाली माइंड के अंदर की ऑर्गेनाइज्ड माइंड कौन सा है कि ये सुव्यवस्थित मन की क्रिया है, फिर उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स है, फिर तीसरे ये कंप्लीट है, और फिर बाद में ये रिफाइंड। से हम इन चारों में थोड़ा 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 अंतर करके, क्योंकि ये सारी ही फैकल्टी कोई ना कोई स्तर के ऊपर हम काम में भी लेते हैं, तो इस बारे में हम और सचेतन हो सकते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड माइंड जो होता है वो सही निर्णय में सक्षम होता है, क्योंकि उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स का ज्ञान हो जाता है और वो अपनी कोई भी चीज को
जैसे कि हम लोग अपने इस आयोजन में, जिसमें हम एक छात्र के भांति बैठे हुए हैं, तो हमें पता है कि हम अभी तक का जो मेरा ज्ञान है वह अधूरा था। तो हम एक सही ज्ञान को पाने की पिपासा से, लालसा से प्रेरित होकर के इस कक्षा में बैठने के लिए हम यहाँ हैं। तो अब मेरा दिमाग अगर इस वक्त में इधर उधर घूम गया, चला गया, तो हम कहाँ से इस तरह की चीज को जो आपके द्वारा बताई जा रही है समझ पाऊंगा। तो मुझे लगता है कि पहले तो ऑर्गेनाइज नहीं हुआ, वो तो आप फैकल्टी है, और निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट फैकल्टी है माइंड की, अटेंशन की और कंसंट्रेशन की। वो उसकी कंप्लीटनेस के अंदर, जो हम कंप्लीट शब्द बाद में आएगा, उसको पूरा करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आज हम जिस तरीके की मीडिया या जिस तरीके के गैजेट्स हमारे पास हैं, सबसे पहले तो इसी के ऊपर वो प्रहार करता है कि आपकी कंसंट्रेट करने, उसको बहुत परीक्षण कर देता है, उसको कम कर देता है। हम ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज किसको कहें, माइंड जो है हमने व्यवस्थित किया वो, कि ये जैसे मैंने टेबल को व्यवस्थित किया, वो एक चीज है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन करने की माइंड, वेल ऑर्गेनाइज्ड माइंड। माइंड के अंदर देखिए क्या है कि हमारे इतने इतने विचार बेतरतीब माइंड के अंदर रखे हुए हैं। जैसे चीजों को हम सुव्यवस्थित रखते हैं, एक तो सुव्यवस्था हम बाहरी तरीके से देखें तब माइंड के ऊपर धीरे धीरे चल सकते हैं। सुव्यवस्थित रखने के लिए सबसे पहले तो मेरे को उस पूरे कमरे का और जायजा लेने की जरूरत है कि उसमें मैं किस तरीके से कोई चीज रख सकता हूं, मैं कहां कोई चीज व्यवस्थित रख रहा हूं। पहले मेरे को उन वस्तुओं के गुणधर्म का पता होना जरूरी है, तो मैं उसकी व्यवस्था कर सकता हूं। प्लास्टिक की चीज के साथ आप लोहे वाली चीज का व्यवहार नहीं कर सकते। आपने अगर आग की चीज के साथ व्यवहार करना है तो आपको उसके गुणधर्म का पता होना चाहिए, और उस हिसाब से उसका प्लेसमेंट, अगर कमरे में भी आप उसको रखना चाहेंगे या कहीं भी आप कोई भी चीज रखते हैं या मकान का भी निर्माण करते हैं, तो हर चीज का गुणधर्म जो है वो उस तरीके से करते हैं कि आपको गेट किस साइड से निकालना है। आप टॉयलेट के अंदर से थोड़ी कोई एंट्रेंस रख लोगे आपके घर की, या आप कोई ऐसी चीज थोड़ी कर लोगे जो आपको व्यवस्था के अंदर बिल्कुल गलत पड़ती हो। तो सबसे पहले आप अपनी यूटिलिटी देखते हैं और हर चीज का गुणधर्म देखते हैं, उस गुणधर्म के आधार के ऊपर कि अब सारी चीज फिर एक अंदर रिफाइंड जो इतना ऑर्गेनाइजेशन तो है ही है, पर उसमें आपके एस्थेटिक सेंस कितना है, जब वो साथ में शामिल हो जाता है तो थोड़ी ही जगह के अंदर आप इतने अच्छे व्यवस्थित तरीके से और रह सकते हैं कि बहुत सारा सामान होने के बाद भी कमरे के अंदर कोई आवश्यकता नहीं कि व्यक्ति आराम से रह पाए। इनफैक्ट ज्यादा सामान अगर ऑर्गेनाइज न हो तो वो परेशानी का कारण हो जाता है, जो कि हम आम तरीके से देखते हैं सामान्यतः घरों के अंदर, कि अगर वो तरीके से उसको ऑर्गेनाइज नहीं करता तो उससे तो सामान कम हो वो ठीक रहता है। तो अभी वेल ऑर्गेनाइज्ड माइंड, अगर आपके अभी तो बहुत ज्यादा विचार न हो, पर सपोज हमारा मेंटल बीइंग कल्टीवेटेड हो और 1000 तरीके की एक्टिविटी करने का मेरे मैं अनुशासन न लाऊं मेरे पूरे दिन में, या मेरे विचारों की 5 मिनट पहले मेरे ये आता है कि मेरे को संगीत सीखना चाहिए, और 5 मिनट बाद के अंदर उसके लिए जो आवश्यक क्रिया है वो मैं न कर पा रहा हूं, या इसी तरीके की बहुत सारी चीजें हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन की कमी के कारण सारा जीवन निकल जाता है, क्योंकि मेरे जो विचार हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं हैं। तो ऑर्गेनाइज किसको कहें, इसके थोड़े थोड़े हम उदाहरण लेना शुरू करें। मारोदिया जी जो इसमें तो माता जी ने बहुत ही अच्छा एक संदेश दिया है कि अगर किसी की सही स्थिति को जानना चाहते हो तो तुम उसके टॉयलेट को देखो, उसके बाथरूम को देखो। तो ये आपने बहुत सुंदर कहा कि हर चीज़ सुव्यवस्थित जो होगी तो उसका माइंड भी सुव्यवस्थित होगा, क्योंकि उसको उसके माइंड के द्वारा ही सब काम वो कर रहा है, सामान बिखरा हुआ नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम अपने छोटे से छोटे कार्य को एक सुंदर ढंग से अगर संपादित करने में समर्थ होते हैं तो वो स्वाभाविक वो काम जो है एक दिव्य कर्म बन जाता है।
और हमें आगे बढ़ने में छोटा सा काम भी सहायता देता है। पर इसको कंप्लीट कह सकते हैं क्या आप, या कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं इसको? अगर मैंने रूम को बहुत सुंदर तरीके से ऑर्गेनाइज किया, तो क्या माइंड का कार्य उसको ऑर्गेनाइज उतने से को करना है, या किसको ऑर्गेनाइजेशन कहें और कॉम्प्लेक्स किसको कहें? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जो मूल मंत्र हमको देखना चाहिए, वो जैसे फिजिकल चीजों के ऊपर हर चीज का अपना गुण धर्म है, उसको ध्यान में रखे बिना हम उसका ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकते। उसी तरीके से जिस तरीके के हम विचार हार्बर करते हैं, अपने अंदर रखते हैं, उन विचारों के विषय में हमको सचेतन होने की आवश्यकता है। कुछ निराशावादी विचार अंदर आके हमारे जम जाते हैं, ऐसी चीजें हैं जो हमारे अंदर साथ साथ में रहती हैं, जिसमें एक चीज दूसरी का खंडन करती रहती है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं है। पर जो आप उदाहरण दे रहे हैं उसको क्या कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, या कंप्लीट कह सकते हैं, या रिफाइंड कह सकते हैं? इनके वो आप उदाहरण दीजिए इसके साथ साथ। इसको रिफाइन कहेंगे हम। किसको कहेंगे रिफाइंड? जैसे अगर किसी रूम को हमने सुव्यवस्थित रखा हुआ हूं मैं, तो वो मेरा एक उत्कृष्ट कर्म है, रिफाइंड कर्म है। नहीं, ये इस तरीके से नहीं कह रहे, ये तो विचारों के विषय में है। हम ये उदाहरण खाली एक बारी व्यवस्था को लेके हमने काम में लिया था। जहां तक आपकी मन की सुरुचि की बात है, उसका क्या उदाहरण होना चाहिए? क्योंकि कोई व्यक्ति का कार्य न हो, मान लो, क्योंकि हर तरीके के लोग हैं विश्व के अंदर और अलग अलग उनका माइंडसेट है। उन सारों को देखते हुए जिस जिस तरीके की माइंड के अंदर कैपेबिलिटीज हैं, आप किसको रिफाइंड कहेंगे? कोई कवि है जो अपनी कवित्व शक्ति के अंदर ऐसी विराट चीजें जो है उनको अभिव्यक्त कर देता है, पर कमरे को व्यवस्थित नहीं करता है, तो उसको आप कमरे को व्यवस्थित करने का काम भी ना हो उसका, तो क्या कहेंगे? उसका टेस्ट रिफाइंड है या नहीं है, या उसका ऑर्गेनाइज्ड माइंड है, कॉम्प्लेक्स है, कंप्लीट है, क्या है वो अपने फैकल्टी में टॉप है, क्योंकि वो अपने माइंड से, अपने जो उसके विचारधारा है, उसके जो विचार हैं, उस पर उसने प्रभुत्व पाया है और वो एक दिशा में उसने काम की पूर्णता को अपना लक्ष्य रखा है। काम की पूर्णता के अंदर तो जिनको नोबेल प्राइज मिलता है, अर्थशास्त्रियों को, उन्होंने भी अपने विचारों को बड़ा तीक्ष्ण बनाया होगा। वो देखिए, जितने भी जिनको ऑर्गेनाइजेशन की फैकल्टीज होती हैं, तो क्या उनके टेस्ट को आप रिफाइंड कह सकते हैं? या कोई एक साधक है, बहुत सिंपल है, जिसको बेचारे को ऑर्गेनाइजेशन का न पता हो, पर उसकी सुरुचि जो है स्वतः एक डीपर चीजों के लिए है, क्या उसकी तुलना आप ऐसे व्यक्ति से कर सकते हैं जिसको नोबेल प्राइज मिला हो किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी एक क्षेत्र के अंदर? क्या वो एक पायदान पे खड़े किए जा सकते हैं? नहीं, नोबेल प्राइज का मिलना तो मैं कोई पैमाना नहीं मानता, लेकिन नहीं, मैं एक पैमाना तो इस चीज के ऊपर है, क्योंकि मानवीय पैमाना है ना। आपके मानने नहीं मानने से क्या होता है भाई? ये पैमाना तो मनुष्य जाति ने तय किया है। किसी को फर्स्ट डिवीजन मार्क्स मिले हैं, आप उसको फर्स्ट डिवीजन मानते हो नहीं मानते हो, पर कोई तो एक स्टैंडर्ड तो अपन ने, मनुष्य जाति ने फिक्स किया है ना, एक्सेलेंस का। ये तो मां श्री अरविंद के आलोक में हम कहते हैं कि ये कोई भी पैमाना नहीं हो सकता। पर ये कहने के बाद भी जो पैमाना सच्चा होना चाहिए मां की चेतना में कार्य करने का, वो पैमाना हम अपने जीवन पे लागू नहीं करते। इसलिए हम तो अपना जो कन्वीनियंस का पैमाना है वो लेके चलते हैं। हम पैमाना कौन सा काम में ले रहे हैं ये बताइए? न तो हम बाहर का पैमाना काम में ले रहे हैं, और लेना पड़ता हमको पैमाना काम में, कैसे नहीं लेते? आप तो अगर एक्सीलेंस की बात करते हैं, आप बाजार में कोई सामान बेचते हैं, तो आप अपने मन से थोड़ी पैमाना सेट कर देंगे कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसकी क्वालिटी आप तय करते हैं या मार्केट तय करता है। इसलिए जो अगर बुद्धि की आप ऑर्गेनाइजेशन की फैकल्टी की बात करते हो, ऑर्गेनाइजेशन आप अकेले बैठ के किसका करोगे? आप अगर अकेले बैठे हो, सब्जेक्टिवली आपने अपने एक्सपीरियंसेस को थोड़ी कोई ऑर्गेनाइज करना है इसमें। आप ऑर्गेनाइज किस चीज को करेंगे, किस चीज को व्यवस्थित करेंगे? इसलिए ये तो खाली उदाहरण के रूप में है, निश्चित रूप से वो कोई पैमाना नहीं हो सकता। पर मनुष्य जाति कोई तो पैमाना लेके चले।
आप सब्जी का अगर कोई भाव तय करते हैं तो वास्तव में सब्जी का अपने आप में कोई भाव नहीं हो सकता, हवा का कोई भाव नहीं हो सकता। फिर भी आप जो सिलेंडर उसका दाम तो तय कर, ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है, ऑक्सीजन की अपने आप में कोई वैसे कीमत नहीं हो सकती, पर आपने रेट तो तय कर रखी है, जबकि हमने तो बनाई नहीं ऑक्सीजन को। इसलिए हम किस चीज को कहें कि ये रिफाइंड होने का पैमाना, हम डीपर पर्सपेक्टिव से, मां की चेतना से हम कैसे कहें कि ये एक पैमाना है। ये मैंने मान लिया कि किसी ने आपको नंबर दिए या आपको पास फेल कर दिया, तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि इस पैमाने पे कोई जरूरत नहीं है आपको परेशान होने की कि उसने आपको फेल किया, क्योंकि आप किसी और दूसरे पैमाने, आप बिल्कुल सफल, कोई दूसरा पैमाना भी तो होना चाहिए आपको सफल या असफल कहने का। क्या तो आपके पास आंतरिक, क्या आपके पास बाहरी पैमाना। और मेरे डबल स्टैंडर्ड तो नहीं होने चाहिए कि जब मेरी सुविधा हो तो एक पैमाना, जब दूसरी सुविधा हो तो दूसरा पैमाना काम में ले लेता हूं। ये तो नहीं होना चाहिए ना। तो कोई तो पैमाना हो। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि बार वाला पैमाना हो, मैं तो कह रहा हूं कोई पैमाना हो, कोई सा तो हो। तो आप नहीं, रिफाइंड टेस्ट किसको कहेंगे ये बताइए। बिल्कुल सही कहें आप। और मैं ये समझने में थोड़ा समर्थ हो रहा हूँ कि जो समझौता परक दृष्टिकोण है कि अपना काम निकल गया और अपने तो चल पड़े यहाँ से, क्योंकि अपने को जरूरत नहीं है आगे कुछ, बाकी के सारा जिम्मा मेरा तो है नहीं। लेकिन जो लोग मां श्री अरविंद के आलोक में अपने जीवन को संगठित करने का निर्णय करते हैं, उनको प्रतिपल कुछ आगे करने के लिए एक चेतना भी जगती है। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कॉन्शसनेस और इसके इंस्ट्रूमेंट, जब तक इंस्ट्रूमेंट हमारे परफेक्ट नहीं होंगे तो हमारी कॉन्शसनेस परफेक्ट नहीं होगी। तो माइंड के बारे में बात हुआ है कि ये ऑर्गेनाइज्ड माइंड है या कॉम्प्लेक्स माइंड है। तो ऑर्गेनाइज्ड माइंड की और कॉम्प्लेक्स माइंड का डिफरेंस बिल्कुल स्पष्ट है कि हम वो एक मुखी चिंतन करते हैं, सर्वश्रेष्ठ चिंतन करते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स माइंड वाले जो हैं प्रतिपल उनका निर्णय बदलते रहता है। आज सुबह 6 बजे ध्यान कर लेंगे, कल 7 बजे कर लेंगे। तो ये सब समझौता परक, अपनी सुविधा परक दृष्टिकोण है। तो मैं चाहूँगा कि आप हमको एक इसका सही अर्थ समझा दें। हाँ, अभी मैं ये देख पा रहा हूँ कि अभी अपन इसके अंदर जाने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस कर रहे हैं। किसी को और कहना है तो तुरंत आप बोलना शुरू कीजिए, जिसको भी बोलना है इस विषय में। अदरवाइज अपन इसको शुरू करते हैं, क्योंकि ये विषय जितना भारी है इसमें कई और चीजें हैं जो एटलीस्ट कम से कम अपने को कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर उसकी कम से कम धारणा हमको स्पष्ट होनी चाहिए। नरेंद्र कुमार शर्मा जी आए हैं माइंड क्या? की फैकल्टीज क्या क्या हैं। नरेंद्र कुमार शर्मा जी सम्मिलित हुए हैं क्या नवादा से? उसमें नरेंद्र कुमार शर्मा जी आए हैं? नहीं अंकल, जय श्री नाम अंकल। नाम नहीं नहीं बता है सकता। अंकल। उनका उनसे आईडी और स्काइप का पासवर्ड पूछा था ग्रुप में, बट उनका कोई रिस्पांस नहीं आया था। उनको ग्रुप में ऐड किया था, फिर उनसे आईडी पासवर्ड उनका स्काइप का पूछा था, बट कोई रिस्पांस नहीं दिया था उन्होंने। आप क्लास के बाद पूछ लेना उससे, उनसे, तो जी ताकि क्योंकि वो एक अच्छे विचारक व्यक्ति, हम लोगों के यहाँ जुड़ेंगे तो हम लोगों को उनसे भी थोड़ी कैसे एक साथ लेकर चल सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल अंकल, मैं क्लास के बाद उनको कांटेक्ट कर लूंगी। जी जी जी। तो आप बताइए ना। हाँ, नहीं, इसीलिए पहले किसी को और की भी आवाज आई। कौन है और साथ में अभी? अमृत भैया मैं अमृत बोल। जी, बताइए। माइंड और मन को एक साथ कैसे लेकर चल सकते हैं? नहीं, हिंदी में ही मन बोलते हैं उसको। माइंड का जो एक्चुअल ट्रांसलेशन है वो है मन। पर हम जिसको, देखो, साहित्य पढ़ने के अंदर यही एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है इसमें, हमको उसकी पता होना चाहिए कि कौन से शब्द का क्या अर्थ है। जब हम सामान्यतः ये कहते हैं मेरा मन आज ये चीज खाने का है या मेरा मन ये नहीं कर रहा, तो वो मन माइंड नहीं है, वो आपकी वाइटल है, वो आपके इम्पल्शंस हैं, आपके पैशंस हैं। वो तो माइंड, मन, उसका ट्रांसलेशन माइंड नहीं है। और जो हम मन साहित्य के अंदर वो अलग है, जो विचारों का जगत है
जो आपके थॉट्स पैदा करता है, आइडियाज, जो सही और गलत के बीच निर्णय करता है, जो आपके खुद के ऊपर दृष्टिपात कर सकता है आप कि आप क्या क्रिया कर रहे हैं, मतलब आपको जो साक्षित्व कर सकता है, थोड़ा सा दूर हटके जो देख सकता है, वो माइंड है। ये हम कह सकते हैं। इसीलिए इस शक्ति ने मनुष्य में और पशु में इतना बड़ा अंतर कर दिया। पशु सारी वही क्रियाएं कर रहा है जो प्रोक्रिएशन की है, भोजन लेने की है, वृद्धि करने की है। इवन उनके समाज का जो कॉम्प्लेक्सिटी है और ऑर्गेनाइजेशन है, मधुमक्खियों में देखो आप, या कीड़े मकोड़ों में है, दीमक के अंदर है, उनका ऑर्गेनाइजेशन की तो मिसाल दी जाती है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है उस, और बहुत ही, पर मन आते ही जो मनुष्य का ऑर्गेनाइजेशन और जो क्षेत्र खुल जाते हैं मनुष्य के सामने, सबसे पहले तो वो रिफ्लेक्ट कर सकता है। प्राणी जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, अपने आप की क्रिया के ऊपर दृष्टिपात नहीं कर सकता। मन आते ही सबसे पहले ये क्रिया शुरू हो जाती है, जो ये आकलन कर सकता है। इसलिए मन और अगर हम ट्रांसलेशन के आधार पे जो चलें तो ये एक ही चीज है। हाँ, सामान्य बोलचाल में बोलते हो वो वाइटल है, वो माइंड नहीं। ये एक थोड़ा सा अंतर हमको टेक्निकल हमेशा ही ध्यान में रखना चाहिए। और किसी के कोई बात? विनीता? कभी कभी हाँ, एक बार अमृत बोल लेता है, फिर बाद में विनीता। हाँ अमृत। भैया कभी कभी ऐसा लगता है कि वो चीज जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, फिर भी वो काम को नहीं कर पाते हैं, क्यों? नहीं, अभी प्योरली अपन इस सब्जेक्ट के ऊपर रुकेंगे, फिर बाद में इन प्रश्नों का तो यथा समय और यथा प्रसंग जो है ना, वो थोड़ा थोड़ा अपन ले सकते हैं। अदरवाइज समय अपने पास बहुत थोड़ा है, इसमें जाना जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रसंग तो बहुत तरीके के आएंगे, माँ समय समय पे उसके उत्तर दे रही है। तो जिस तरीके से वो अराइज हो रहे हैं, आइदर अपन इंडिविजुअली उस चीज की बात कर सकते हैं, वो ठीक है, या उसमें कोई प्रसंग हो तब उठ जाए। पर अभी खाली इसमें जाना चाह रहे हैं कि मन की ये जो 4 क्रियाएं हैं, वो कैसे मन करता है, माइंड किस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड, कॉम्प्लेक्स, रिफाइंड और कंप्लीट, इस बारे में विनीता आप क्या बोलते हो? हाँ भैया, लास्ट क्लास में आपने काफी एक्सप्लेन किया था, तो इसके हिसाब से मुझे जो थोड़ा बहुत समझ में आया है, जैसे आपने बताया ऑर्गेनाइज्ड माइंड है, तो ऑर्गेनाइज्ड माइंड वो है जो मतलब एक स्टेट में रहता है, और फिर अगर कुछ भी मतलब वो बहुत ज्यादा अगर बिगड़ भी जाता है या कुछ सिचुएशन के कारण उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, तो वो पुनः अपने स्टेट ऑफ कामनेस में दोबारा आ जाता है। तो ये लगता है जो बिल्कुल भी व्याकुल नहीं होता है, अपने आप को ओवर एक्साइटमेंट नहीं होता, हर सिचुएशन में अपने आप को भूलने की वो फॉरगेटफुलनेस एक कैपेसिटी रहती है उसके अंदर, वो लगता है एक ऑर्गेनाइज्ड माइंड है। इसका एक एग्जांपल, जैसे कि हम मंदिर जाते हैं तो हमें पता है कि एक मतलब धार्मिकता के हिसाब से हमें क्या क्या चीजें नेसेसरी है वहां पे देने के लिए, अर्पण करने के लिए। फिर वहां हम जाते हैं तो देखते हैं इतनी भीड़ है, और हम जिस पर्पस के लिए आए हैं भगवान के दर्शन के लिए वो तो हो नहीं पा रहे, हम भीड़ में ही अपने आप को ही उलझा रखे हैं। तो वो उसके साथ नहीं होता अगर वो ऑर्गेनाइज्ड माइंड है, क्योंकि वो उसके अंदर एक क्लियरिटी है कि मैं आया भगवान के दर्शन के लिए हूँ, मुझे ये भीड़ और जो यहाँ पे अव्यवस्थाएं हैं वो मुझे बिल्कुल भी व्याकुल नहीं कर सकती हैं, और मेरा जो एम है वो मुझसे छीन नहीं सकती हैं। और दूसरा वह कॉम्प्लेक्स माइंड का ये है जो कॉम्प्लेक्स मीन्स जो मल्टीटास्किंग है, मतलब हर जगह उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि वो हर एंगल से उसको सोच सकता है। सपोज अगर हम
कोई भी गेम खेल रहे हैं या हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे हम लोग इंजीनियरिंग में प्रोजेक्ट करते हैं, तो हमें पता है कि हमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, क्या क्या इसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक चीजें चाहिए जिससे कि हम ये बिल्डअप करें, और किस तरीके से इसको हम एग्जीक्यूशन में लेके आए कि जो इसको देखना चाहता है या जो इससे सीखना चाहता है उसे भी वो चीजें मिल पाए। तो ये कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, और उसके अंदर एक डिलाइटमेंट भी रहता है कि सारी चीजें जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूशन में किस तरीके से वो जाएगा, वो शायद हो सकता है, जो मुझे लगता है। और जो थर्ड है, एक और वर्ड है शायद, हाँ, कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस मीन्स कि आपका जो भी किया है आपने काम, या जो भी वर्क फील्ड आप कर रहे हो, उसमें एक कंप्लीट ट्रूथ आप रिवील करना चाहते हो, वो दिखाना चाहते हो कि हाँ ये चीज मैंने की है और उसका जो आउटपुट आ रहा है वो ये है। तो शायद ये हो सकता है। एंड द लास्ट वन, वो आपका रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट इज, वो एक क्लियर माइंड है, और वो बिल्कुल भी जितने भी हमारे टेम्पटेशंस हैं या राइट रॉन्ग, उचित अनुचित, जो भी चीजें होती है वो बिल्कुल भी उनसे प्रभावित नहीं होता कभी भी। और उसके अंदर एक मतलब एक डिस्टिंग्विश करने की एक क्रिया रहती है कि हाँ क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। तो ये बस इतना ही कहना था भैया। थैंक यू। 2 शब्द भैया मैं कहना चाहता हूँ, इच्छा हो रही है। हाँ हाँ नंद किशोर जी बताइए। जी, मेरे घर के 10 कदम की दूरी पर एक कबाड़ी की दुकान है। तो जब कभी मैं उस कबाड़ी की दुकान से होकर के गुजरता हूँ तो उस कबाड़ी की दुकान की स्थिति को देखता हूँ, तब देख करके कैसे चीजें एकदम से ऐसे उसके अंदर रखी रहती हैं और किस प्रकार से वहाँ का वातावरण होता है, कैसे ये सब चीजें एक दूसरे बिखरी हुई ऐसे कबाड़ी की दुकान को देखते हैं, वो पता है उनको। तो जब मैं उसको देख करके मैं अपने मन को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि एकदम इसी प्रकार का मेरा मन भी है, एकदम कबाड़ी की दुकान की तरह। ये कभी विचार, कभी कुछ विचार, कभी अभी क्या सोच रहे हैं, कभी कुछ दूसरे पल क्या सोचने लग गए, इस तरीके से एकदम से कबाड़ी की तरह बिखरा पड़ा रहता है, कुछ उसके अंदर ऑर्गेनाइज नहीं होता। ये सब एकदम बिल्कुल जब हम साक्षी भाव से इस चीज को देखते हैं तो ये चीज हमको देखने को मिलता है। लेकिन जब हम माँ की तरफ खुलते हैं, माँ की तरफ हमारी भक्ति भाव प्रेम, मैं जब उस तरफ खुलता तो एक दूसरे प्रकार के स्पंदन जब ये रिसीव करता है माइंड, तब इसके अंदर एक ऑर्गेनाइज जैसे एकदम से ये सुव्यवस्थित होने लगता है, तब ये सुव्यवस्थित होने लगता है और सूक्ष्म बनने लगता है और अपने उस गोल के प्रति एकाग्र होने लगता है। वरना ये तो ऐसा है कि जैसे एकदम से वो सारी चीजें एकदम से मन कभी ये इस विचार पर, कभी उस विचार पर, कभी उस विचार पर, कबाड़ी की दुकान की तरह। तो मुझको यही लगता है कि अगर हमको इसको सुव्यवस्थित करना है और सचमुच में इसको अपने सही स्थान पर लाना है तो हमें माँ की ओर खुलना होगा और उस दिव्य स्पंदनों को पकड़ना होगा और इसको उस तरफ खोलना होगा जो हमारे अंदर प्रवेश करके हमारी सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करे और सूक्ष्म बना करके सुंदर बनाए। मुझको ये अपना अनुभव है, मैं इसे बताता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर अब मन की जो शिक्षा है, हाँ स्नेहा कुछ बोलना है? हाँ भैया, ये जो मदर 4 तरीके के माइंड के वर्क के बारे में बता रही हैं भैया, क्या मैं इसको जो ऑर्डर मदर ने लिया है क्या इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर सकती हूँ क्या? इसमें कैसे भी कर सकते हो आप, क्योंकि ऑर्डर तो अब कोई क्रम में तो उनको रखना जरूरी है। हालांकि खैर रिफाइनमेंट तो पहले दिन ही नहीं आ सकता, रिफाइनमेंट तो हमारा बहुत समय बाद में आता है। रिफाइंड तो देखिए कि संगत अच्छी हो तो आपके टेस्ट रिफाइंड हो सकते हैं। जीवन के अंदर भी आपका जीवन कितना सफल होता है, इसीलिए कहते हैं आपको किस तरीके के संस्कार मिले हैं। आपका रिफाइनमेंट माइंड का भी, कि आप किस व्यक्ति के साथ
तो इसीलिए श्री अरविंद को जब आप पढ़ते हैं एक समय के ऊपर और उनको धीरे धीरे उनकी चेतना में प्रवेश करते हैं और अपने अंदर उनको स्थान देते जाते हैं, तो ही आप में सच्चा रिफाइनमेंट आता है कि आप अच्छे विचारों के प्रति, उदात्त विचारों के प्रति, कि विश्व किस ओर मूव कर रहा है। मेरा माइंड बड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि मैं पूरा वेयर हाउस संभाल रहा हूं अमेजोन का, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें। सोचिए कितनी कितनी चीजें उसमें रखी हुई हैं, कितने लाखों ऑर्डर्स एक साथ आ रहे हैं और लाखों एक साथ जाते हैं, जिसमें आदमी भी उसको हैंडल नहीं करते हैं। जो बड़े वेयर हाउस हैं अमेजोन के, उसमें सारा काम रोबोट्स करते हैं और मशीनें करती हैं। जैसे ही ऑर्डर जाता है तो तुरंत उसको पता है कि ये चीज यहां पड़ी है, वो ऑर्डर नंबर और एग्जैक्टली जैसा आपके पास, सबके पास जिस तरीके का पैकेट बन के आता है, उस नाप का डब्बा उठाना, वैसा लेबल छापना, जो जो उसमें प्रक्रियाएं हैं पहले की बाद की, वो सारी की सारी रोबोट खुद करता है। आप ये सोचो कि एकदम एक दिन कोई क्रिसमस सेल है, कोई आदमी पैक कर सकता है इतने डब्बे, या पूरे करोड़ों जो ऑर्डर्स है वो कैसे पैक हो सकते हैं? और वो भी एक रेंज नहीं है। रेंज आप देखिए कि हाउस होल्ड जो आइटम्स हैं उनकी भी इतनी बड़ी चौड़ी रेंज है, तो उनके जो वेयर हाउस है कॉम्प्लेक्सिटी तो उसमें कोई जबरदस्त है उसमें, पर आप रिफाइंड कहेंगे उसको। रिफाइनमेंट तो नहीं है उसमें। क्या रिफाइंड है उसका, क्या सुरुचि है उस बात के अंदर? तो तुरंत एक कितना क्लियर कट उदाहरण आ गया ना इस चीज का। रिफाइनमेंट तो एक चीज हो गई, कॉम्प्लेक्सिटी एक चीज हो गई, वेल ऑर्गेनाइजेशन एक चीज हो गई। तो इस तरीके से तो भैया जैसे मैं बोल रही थी, तो सबसे पहले मैं यहाँ कॉम्प्लेक्स माइंड के लिए बताऊंगी कि मतलब जो हम लोग जो डे टू डे लाइफ में जो माइंड का यूज करते हैं वो कॉम्प्लेक्स माइंड है। बेसिकली हम लोग बिल्कुल एक जो ह्यूमन बीइंग जो डे टू डे लाइफ में जो अपने को यूज करता है अपने माइंड को, जैसे कोई चीज हमारे पक्ष में है तो हम उसको इमिडिएटली एक्सेप्ट कर लेते हैं, और कोई चीज जब हमने उसको एक्सेप्ट किया लेकिन वो क्योंकि माइंड इतना कॉम्प्लेक्स है, कोई दूसरी सिचुएशन में हम उस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो वो हम अपने बोल सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जब हम माइंड को यूज करते हैं जगह जगह, तो वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स माइंड है। फिर उसके बाद हम आएंगे रिफाइंड में, क्योंकि कई बार जैसा भी आपने थोड़ी देर पहले मरोदिया अंकल के बात पे कहा था कि हमें कोई ना कोई पैमाना तो निश्चित करना पड़ेगा। कोई तो जब हम क्या बोलते हैं, कोई एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं कि भाई ये तो गलत है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मेरे पक्ष में है तो सही है, दूसरे के पक्ष में हो तो गलत है, तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब तब वहां पे ये रिफाइंड माइंड जो है कि नहीं, क्या गलत है, क्या एप्रोप्रिएट है, क्या सही है, क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, तो वहां पे एक रिफाइंड माइंड की वर्किंग शुरू हो जाती है। वो मतलब वो बोलते हैं सेल्फ सेंटर्ड नहीं होकर के वो थोड़ा सा अपने से ब्रॉडर चीजों में इंटरवीन करता है। और जब अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि भाई ये अपने को पता है कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है, तो जो गलत है उसको छोड़ के जो सही है अब उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, तब एक ऑर्गेनाइज्ड माइंड की बात आती है कि वो जो सही है वो उन चीजों को ऑर्गेनाइज करता है। मतलब जैसे मदर आइडियल चाइल्ड जो बुक है उसमें भी मदर ने बताया कि कैसे एक जो चाइल्ड है वो समय पे काम करता है, समय पे खाता है, समय पे पढ़ता है। तो ये जो माइंड है हमारा, जो वेल ऑर्गेनाइज्ड जो माइंड है, वो थोड़ा डिसिप्लिन्ड होकर के, और वो क्या थोड़ा सा मैनर के साथ, और बोलेंगे उसको कि करेक्ट टाइम पे, इसमें जब ये ऑर्गेनाइज्ड माइंड की जब हम बात करते हैं तो वहां पे टाइम इंक्लूड हम करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड वो तभी होगा जब वो गिवन टाइम में वो चीजों को बहुत सलीके से करेगा। अब मैं अगर खुद का ही एग्जांपल लूं, अगर सुबह मुझे स्कूल जाना है तो मेरे पास 2 घंटे ही सुबह के होते हैं, सुबह सावित्री क्लास के बाद 6 से 8। अब इस 2 घंटे में मुझे किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है कि मैं खुद भी रेडी हो जाऊं, मैं अपना ब्रेकफास्ट भी रेडी कर लूं, मैं समय पर स्कूल भी पहुंच जाऊं। तो ऐसा नहीं है कि पहले मैं नाश्ता बना रही हूँ या पहले मैं नहा रही हूँ, या मतलब वो 2 घंटे में
मेरे को बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी ताकि मैं, ऐसा कोई काम नहीं है जो जरूरी है वो छूट जाए। तो यहाँ पे फिर वो वेल ऑर्गेनाइज्ड माइंड की का हम यूज करते हैं। और फिर फाइनली जब हम कुछ चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनका कि प्रॉब्लम हमें पता होता है कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन हमें उसका सॉल्यूशन नहीं पता होता है। तब वहाँ कंप्लीट माइंड हम बोल सकते हैं कि वहां हम उसको हेल्प में लेते हैं कि भाई हम कोई चीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स तो दिख रही हैं, बट उसको हमको टैकल करने का हमारे पास नॉलेज नहीं होता है। तब वहां पे कंप्लीट माइंड है जिसको पता भी है कि ये प्रॉब्लम है और उसका ये सॉल्यूशन है। तो ये कंप्लीट माइंड का मतलब बोल सकते हैं कि ये कंप्लीट माइंड है। बस इतना ही भैया। देखो इसके अंदर अलग अलग चीजें हैं। अभी तो ये पहचानने की जरूरत है कि माइंड की संभावनाएं क्या क्या हैं, उसकी क्रिया क्या क्या है, क्योंकि हम अपने रूटीन को ही माइंड का क्षेत्र मान बैठ रहे हैं। हमारी जो लाइफ की जो चीजें हैं उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लें या वो ही कर लें, वो माइंड का काम नहीं है। क्योंकि जितना भी विकास हुआ है पृथ्वी पर, वो अपने सामान्य क्रियाएं हैं उनके व्यवस्थापन के कारण नहीं हुआ, उनको पूरी तरीके से तोड़ के और कोई नई विधि और नए व्यवस्थापन की ओर विचार के कारण नई प्रगतियां हुई हैं। आप अपने ही सामान को, अपनी ही चीजों को व्यवस्थित करने को और व्यवस्थित मन कहें, ऐसा नहीं है, मन का कार्य नहीं है। क्योंकि अभी आप जो जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उनमें से पहले तो ये समझने की जरूरत है कि वो एक्टिविटी आपके उद्देश्य के इर्द गिर्द कौन सी तो रहनी चाहिए और कौन सी को परिवर्तित होना चाहिए, कौन सी नहीं रहनी चाहिए। तो आप उन्हीं सारी चीजों को, जो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं या जो बेमेल चीजें हैं, उन्हीं को आपस में तालमेल में रखना चाह रहे हो, ये माइंड का कार्य नहीं है। अब ये कह रहे हैं मस्तिष्क के विकास की प्रक्रिया। हमारे पास अंग हैं, मांसपेशियां हैं, नस नाड़ियां हैं, वस्तुतः वह सब है जिससे शरीर का गठन होता है। यदि हम उन्हें एक विशेष विकास प्रदान न करें, एक विशेष प्रशिक्षण न दें, तो ये सब मतलब नस नाड़ियां, मांसपेशियां, आपके अंग जितने भी हैं, शरीर की शक्ति को व्यक्त करने के लिए जो वे कर सकते हैं वह तो करते हैं, परंतु यह एक बहुत ही भद्दी और अधूरी अभिव्यक्ति होती है कि आप खाली जीवन में चल फिर सकें, सामान उठा सकें, खाना बना सकें, इसी के लिए आपका शरीर नहीं है। आपकी नस नाड़ियों की यही क्रिया थोड़ी है कोई, वही अल्टीमेट संभावनाएं थोड़ी है आपकी कि थोड़ा आप हिल गए, आप बैठना चाहो तो अच्छे से बैठ गए, आप खड़ा होना चाहो तो खड़े हो गए। आप ऐसे नृत्य भी कर सकते हो जो डिवाइन की अभिव्यक्ति भी कर सकता है, और जिसमें ऐसे ऐसे मूवमेंट्स भी हैं जो सामान्यतः कभी आप करते भी नहीं है। हठ योग में ऐसे ऐसे आप पोस्चर्स के अंदर शरीर को डाल सकते हैं और शरीर के ऊपर जो आधिपत्य कर सकते हैं, और शरीर तंत्र जिस तरीके से पहले काम करता है, जब आप उसको साध लेते हैं तो शरीर की भी क्षमताएं जो आपने मान रखी हैं उससे अनंत गुना बढ़ जाती हैं, और उतनी ही शक्ति उसके कार्य में और उसकी संभावनाओं में बढ़ जाती है। वही बात आपके विचारों की है। आपने आपके सामान्य जीवन को, पहले तो आपने जिस तरीके के जीवन के अंदर सारी एक्टिविटीज को मान रखा है माइंड का कार्य है, वो माइंड का कार्य नहीं है, वो माइंड का कार्य थोड़ी है। फिर कौन से वाले को कहें? आप वाले जीवन को व्यवस्थित करना आपके माइंड का कार्य है, किसी दूसरे के माइंड के व्यवस्थित करना उसका कार्य है। तो फिर एस्पिरेशन जैसे ही आती है वैसे ही तो ये सारा समीकरण बदल जाता है। आप रीऑर्गेनाइज करते हैं ना, जैसे जैसे आपके अंदर कोई नया, मेरे को इंट्यूशन आया, कोई मैंने नई चीज पढ़ी, तो उस हिसाब से जीवन को रीऑर्गेनाइज करने की भी तो कोशिश करता हूं। कोई भी साधक है वो क्या करता है वास्तव में? अगर बारी कर्म या बारी रूटीन अगर वो नहीं चेंज करता है तो भी कम से कम
मन का प्रारूप तो धीरे धीरे परिवर्तित होना शुरू हो जाता है ना। हम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, हम कोई क्रिया, क्या कौन सी क्रिया कर रहे हैं अभी भाई, उसको कंसेप्ट को क्लियर करने की, उसको सुस्पष्ट करने की, कि एक स्तर के ऊपर अगर हम इस चीज को जान जाते हैं तो उसका असर हमारी क्रिया पे भी तो आएगा। हम यहाँ बैठने के लिए थोड़ी बैठे हैं। और इसका लाभ क्या है, तो इसके अंदर जो चीजें आ रही हैं वो सारे ही आपके शरीर की जो एक्टिविटीज है उसके ऊपर भी असर डालने वाली है। आपने आज तक जो विचार बना रखे हैं, या आपका जो भी एक समीकरण छोटा सा आपने बना रखा है, उसमें नए तत्व का प्रवेश हो रहा है इससे, और उससे एक नए समीकरण के लिए और पहले वाले समीकरण में नई चीजें के प्रवेश होने से डिस्टरबेंस भी आता है थोड़ा थोड़ा। तो आप ये कहें कि हम इन्हीं एक्टिविटीज को और समीकरण में बिठाना चाहें तो ऐसा नहीं हो सकता। स्पेशली साधक तो हमेशा ही आगे से आगे, जो स्पिरिचुअल एस्पिरेंट है उसमें क्या परिवर्तन आता है, शरीर तंत्र तो बेचारे का वैसे ही काम करता होगा ना। आज कोई साधक है, भोजन तो वो भी करता होगा, शारीरिक क्रियाएं तो वो भी वैसे ही करता होगा, और जो माइंड जिस तरीके का ब्रेन या जो भी स्ट्रक्चर उसको मिला है वैसी क्रिया तो वो भी करता होगा। तो कौन सी चीज में अंतर आता है, आपका जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो खुल जाते हैं, उनमें नई चीजों का, नए तत्वों का प्रवेश हो जाता है, और वो प्रवेश आपके संपूर्ण जीवन के टेक्सचर को, दिशा और दशा को परिवर्तित कर देता है। कर्म चेंज करने से थोड़ी कॉन्सेप्ट चेंज होता है। आज आप जिस तरीके से बैठे हैं, कल आप बैठने का तरीका, या आप जिस रोड से जा रहे हैं उस रोड से जाने की बजाय दूसरी से चले जाएंगे तो कॉन्सेप्ट में थोड़ी फर्क पड़ जाएगा। पर हाँ, अगर कॉन्सेप्ट में फर्क पड़ेगा तो आपकी क्रिया में, तो जैसे जैसे इन चीजों का समावेश होना शुरू होता है तो सारे जो समीकरण पहले बना हुआ है हमारा मन, प्राण और शरीर का, उसमें और कॉम्प्लेक्सिटी और नए तत्व जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे संगीतकार को या किसी आर्टिस्ट को, सपोज कोई आर्टिस्ट है, उसको एक ही रंग दिया गया है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, उस एक रंग से भी वो अपने स्केच या जो भी वो पोर्ट्रेट या जिस भी तरीके की वो कलाकृति करना चाहेगा, निश्चित रूप से बड़ी सुंदर चीज कर सकता है। पर उसको अगर एक रंग और मिल जाए, या और रंगों की जो है उसको कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ती जाएगी, तो वैसे ही कितने सारे तत्व उसमें जुड़ते जाएंगे। वैसे ही आपके जब शरीर के साथ जब प्राण आ जाता है, बिना प्राण के शरीर क्या क्रिया कर सकता है। जैसी प्राणिक एक्टिविटी आती है, देखिए आप सारा जितना भी जीवन है, चाहे वनस्पति जगत है, चाहे आपके जीव जगत है, उसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है और कितनी उसके अंदर संभावनाएं बढ़ गई किसी निर्जीव चीज से। वैसे ही जब मन तत्व उसमें आया तो माइंड के साथ ही जो संभावनाएं अनंत रूप से मनुष्य के सामने खुल गई, पशु को तो उस चीज की कल्पना तक भी नहीं हो सकती। आपका कोई विश्वस्त, कोई पेट है, कोई पालतू पशु है, वो आपके पास जीवन भर भी रह के और ये नहीं समझ सकता कि क्या टेक्नोलॉजी आप काम में ले रहे हो, क्या आप चीजें काम में ले रहे हो, जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो, या आपके जीवन की जो इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी और रिचनेस है, वो आपके पास रह के भी नहीं समझ सकता। तो जैसे ही माइंड का तत्व उसके अंदर समाविष्ट हो गया, प्राण के अंदर, तो आप ये देखिए कि कितनी सारी संभावनाएं और उसमें जुड़ गई। बाकी शरीर की क्रिया तक तो पशु की क्रिया ज्यादा बढ़िया होती है अपने से, वो जल्दी से बीमार नहीं पड़ता, कोई ऐसी चीज नहीं खाता जो उसके शरीर के लिए गड़बड़ हो, या जो वो एक्टिविटी करता है वो ज्यादा शक्ति से करता है। हमको तो बड़ी दिक्कत होती है अपनी एग्जिस्टेंस को शारीरिक तरीके से भी समुचित रखने में। पशु उतने परेशानी को ही नहीं झेलना पड़ता जितना कि हमको झेलना पड़ता है। पर जैसे ही माइंड का प्रवेश हुआ, वैसे ही जो संभावनाएं खुली, वैसे ही इसके अलावा भी और कितनी चीजें हैं जो आप में जैसे ही वो समाविष्ट होती है, कोई एक अच्छा सुंदर विचार है, कोई सुंदर भाव है, कोई एस्पिरेशन है, कोई आपको कोई अनुभव हुआ, ये जैसे ही एक भी छोटी सी भी क्रिया या एक ऐसी चीज होती है तो वो सारे टेक्सचर को और जो पहले जो समीकरण था उस सारे को बदल देती है। अब ये क्या कह रहे हैं, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है
कि शारीरिक शिक्षण के अत्यंत पूर्ण और यथोचित तरीकों से प्रशिक्षित किया गया एक भौतिक शरीर वैसी चीजें करने में समर्थ होता है जो वह अन्यथा कभी न कर पाता। मतलब शरीर को जब आप ट्रेनिंग देते हो तो जो चीजें वो उससे कर सकता है वो बिना ट्रेंड शरीर नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि इस बात से कोई भी इनकार कर सकता है। हाँ, तो मन के लिए भी यही बात लागू होती है। तुम्हारे पास एक मानसिक यंत्र है जिसमें अनेक संभावनाएं तथा क्षमताएं हैं, परंतु वे सुप्त या प्रच्छन्न हैं। वो या तो सोई हुई हैं या ढकी हुई हैं, दबी हुई हैं। और इन्हें एक विशिष्ट शिक्षण की, एक विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है ताकि ये ज्योति को व्यक्त कर सकें, जो लाइट है ना आपके अंदर, उसको एक्सप्रेस कर सकें। यह निश्चित है कि साधारण जीवन में मस्तिष्क मानसिक चेतना की बाह्य अभिव्यक्ति का स्थान है। आपका जो मस्तिष्क जिसको आप कहते हो, वो माइंड को एक्सप्रेस करने के लिए उसकी एक सीट है, उसकी पीठ है, उसका स्थान है, उसकी गद्दी है। यदि मस्तिष्क विकसित न हो, अगर आप जिसको ब्रेन कहते हो वो अगर डेवलप्ड न हो, उसमें प्रॉपर सेल्स नहीं डेवलप्ड हो, यदि यह अनगढ़ हो, तो ऐसी असंख्य चीजें हैं जो व्यक्त नहीं की जा सकती। वो नहीं कर सकता। आप कोई मूवी देखते हो, पर आप कोई एक इतनी सारी मूवीज देखने के बाद भी एक आधी घंटे की डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश करो या एक उसकी स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करो, पता चलेगा कि आपकी माइंड की कितनी कैपेबिलिटी इसमें डेवलप्ड है या नहीं है, तुरंत हमको पता चल जाएगा। या कोई एक चीज को या एक विचार को, देखो कितना मुश्किल हो रहा है हमको ये समझने के अंदर कि वास्तव में माइंड का काम क्या है। आज हम जितने भी उदाहरण दे रहे हैं, मतलब पिछली बार समझाने के बाद भी अभी देखिए कि हम उस विचार तक नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि वो ट्रेनिंग उस तरीके से नहीं हुई और रेगुलरली हम इस तरीके से मंथन भी नहीं कर रहे हैं। माँ और श्री अरविंद की पुस्तकों का रोज अवगाहन करने की हमको जरूरत है। अगर ये हम मंथन नहीं करते तो जो जो अनंत संभावनाएं हैं वो आपसे कितनी चूक रही हैं वो आप समझ भी नहीं सकते। जैसे संगीत है, साहित्य है, कला है, इन सब की जो संभावनाएं हैं, वो तो कोई असंस्कृत व्यक्ति है जिसको अपने ही तरीकों के अंदर जो सारे दिन मशगूल रहता है, उसको यही नहीं पता कि सुसंस्कृत होने से और कौन कौन सी चीजें और या क्या क्या आनंद उसके अंदर आ सकता है, या प्रेम के अंदर भी क्या आनंद आ सकता है, माँ के लिए जीवन समर्पण करने में क्या आनंद आ सकता है। ये क्या किसी व्यक्ति को आप बता सकते हो जिसको सो कॉल्ड बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल भी हो या बहुत विकसित बुद्धि भी जिसकी हो, उसको आप कैसे बता सकते हो? जिसको साहित्य का ज्ञान न हो या जिसने कभी पढ़ा न हो या जिसको डीपर सेंस नहीं हो, उसको सावित्री दे दो। माँ एक तरफ कहती है कि परम प्रभु आपका हाथ पकड़ के ले जा रहे हो और आप सावित्री पढ़ रहे हो, ये दोनों इक्विवेलेंट ही है, ये एक सी ही चीजें हैं। और हम पढ़ते हैं, हमको तो कुछ महसूस नहीं होता उस तरीके से, और महसूस होता है तो वो कितना गहन महसूस होता है वो भी एक चर्चा का विषय है, वो तो एक बात ही अलग है। तो क्योंकि अपने आप को व्यक्त करने के लिए उनके पास आवश्यक माध्यम नहीं होगा, तो अगर आपका ये डेवलप्ड इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा तो उसके पास जो नेसेसरी माध्यम उसको चाहिए एक्सप्रेशन का, वो नहीं होगा। यह उस वाद्य यंत्र की तरह होगा जिसके अधिकतर स्वर गायब हैं और जो एक मोटा मोटा सादृश्य तो उत्पन्न कर देता है, पर ऐसा कुछ नहीं जो बिल्कुल सटीक हो। आपको कोई धुन बजानी हो और हारमोनियम की 2 कीज या 3 कीज, उसके बीच में एक भी की अगर गायब हो, तो जो हारमोनियम बजाना जानता है वो जानता है कि कितनी मुश्किल होगी एक की के गायब होने से ही। तो वैसे ही अगर ये कॉम्प्लेक्सिटी आप में नहीं है तो आप कैसे समझ पाएंगे? श्री अरविंद ने तो पूरे विश्व की सारी चीजों को देख के उनकी अंतर और बाहरी सारी चीजों का जो अपने को पर्सपेक्टिव दिया है उनके हर पुस्तक में। भाई वेद रहस्य के अंदर जिस तरीके का दिया है, अगर हमको उसका नहीं पता हो, या सावित्री में जिस तरीके से वो दे रहे हैं, इवन जो लेटर्स ऑन योग है, योग के विषय में जो पत्र हैं उनके,
जब तक हम उन स्थितियों को जानते नहीं या हमने अनुभव न किया हो, तो जो उन्होंने उत्तर दिया है उसका लाभ भी हम नहीं ले पाएंगे। श्री अरविंद ने जिन चीजों के बारे में जो लिखा है वो किसी आधार पे तो लिखा है। श्री अरविंद ने जो भी पुस्तकें लिखी हैं भारतीय संस्कृति पे लिखी है तो पूरी संस्कृति के आधार के ऊपर लिखी है। या उन्होंने जो मानव चक्र लिखा है तो विश्व की आज तक जो धारा रही है, जिस तरीके का उसका प्रोग्रेशन रहा है, जिस तरीके की संस्कृतियां रही हैं, उनका जो चलन रहा है, उसके आधार पर लिखी है। या उनके जो अंतर अनुभव हैं, आंतरिक जो अनुभव है, उनके आधार पर लिखा है। तो जब तक हम इन किन्हीं भी आधारों के ऊपर नहीं जाते, तब तक तो उनका साहित्य वो किस विषय के ऊपर और किस पर्सपेक्टिव में वो लिख रहे हैं हम तो जान नहीं सकते ना। जैसे अखबार में कोई रिपोर्टिंग है, जब तक कि हमको उसकी पृष्ठभूमि न पता हो, उसका बैकग्राउंड न पता हो, तब तक तो हम उस बात को भी नहीं जान पाते कि ये बोल क्या रहे हैं। इसी तरीके से अगर आपके ये इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड नहीं है तो आप किसी भी चीजों में न तो प्रवेश कर सकते, और जो जीवन की जटिलता है और उस जटिलता के कारण जो समृद्धि और भव्यता है वो आप चूक जाते हैं, वो सारी ही चूक जाते हैं। तो जीवन की जो जितनी भी जो आपके समृद्धि हो सकती है, जो संभावनाएं हैं, उससे आप चूक जाते हैं, और उससे मिलने वाला जो आनंद है उससे भी चूक जाते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ चीजें जो हैं, जो मेंटल डेवलपमेंट के अंदर, जो मेंटल एजुकेशन के अंदर ये कह रहे हैं कि अलग अलग फेज के अंदर क्या क्या चीजें हैं आपकी फैकल्टीज माइंड की। एक तो पहली चीज है डेवलपमेंट ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, द कैपेसिटी ऑफ अटेंशन। पहली अटेंशन की और कंसंट्रेशन की। दूसरे डेवलपमेंट ऑफ द कैपेसिटीज ऑफ एक्सपांशन, अपने आप को और विस्तृत करने की। आपने देखा होगा कुछ लोग इतने संकीर्ण हैं, कितना भी कॉम्प्लेक्स माइंड हो, कितनी भी बहुत एक्टिविटीज करते हो, पर छोटी सी चीज अपनी किसी दूसरे को देने के अंदर हिचकिचाते हैं। जमीन का छोटा सा टुकड़ा है, उसके लिए भाई भाई के बीच में जैसी लड़ाई हम देखते हैं, बहुत बौद्धिक व्यक्ति है, सारे दिन टीवी की डिबेट पे बैठता होगा, पर एक गज जमीन के लिए और जिस तरीके की उसकी पारिवारिक स्थितियां होती होंगी वो देखिए। ये तो हम रात दिन सुनते हैं, जबकि वो इतने विचारों की बातें करता है टीवी के ऊपर बैठ के आजकल, पर उसकी जो पर्सनल लाइफ के अंदर अगर झांक के देखें तो इस तरीके का एक्सपांशन है ही नहीं उसके अंदर। वाइडनिंग, जो विराट रूप से देख सकता हो, जो सब तरीके की चीजों को समाविष्ट कर सकता हो, जो अपने में समाहित कर सकता हो। जैसे एक परिवार के अंदर कोई अपंग व्यक्ति भी है तो बहुत प्रेम से आप उसका ध्यान रखते हैं, और आजीवन जो है ऐसा व्यक्ति कभी तकलीफ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हृदय जो है वो एक्सपांशन और वाइडनिंग के कारण वो एक बॉन्ड है उसमें, कि भी हमारा है, क्या फर्क पड़ता है ये कमाता है या नहीं कमाता है। पर अगर ये बॉन्ड हटा दिया जाए तो आप सोच सकते हैं कभी कि वो बेचारे की क्या स्थिति होगी उसकी परिवार के अंदर। तो वैसे ही विचारों के अंदर भी इतनी सारी चीजें हैं जो आपके खाली प्योरली यूटिलिटेरियन पॉइंट, जो उपयोगितावाद, इसकी क्या उपयोगिता, उस दायरे में नहीं आती। कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिचनेस, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और रिचनेस, ये दूसरा काम है माइंड को डेवलप करने का। पहला है कंसंट्रेशन और कैपेसिटी ऑफ अटेंशन, दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटीज ऑफ एक्सपांशन, अपने को विस्तृत करना, वाइडनिंग। तीसरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वंस आइडियाज अराउंड ए सेंट्रल आइडिया। आपके जितने भी विचार हैं, जैसे एक छोटा सा उदाहरण वो दे रही थी विनीता, कि आपको मूल उद्देश्य पता है कि आप मंदिर गए हैं, तो अब अगर वो आपके पर्सपेक्टिव दिमाग में है तो और सारी डिटेल अपने आप अपने स्थान पे होनी शुरू हो जाती हैं। आपको अगर ये भान हो कि आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, आप जिस स्थान पे गए हैं, आप पौंडीचेरी गए हैं, आपको पता है कि आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वहां और हजार चीजें हो रही होंगी, घट रही होंगी, पर आप उस पर ध्यान न दे के
और जो आपका मेन जो मकसद है, वहां पे जो उद्देश्य है, उस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो इसी तरीके से जो एक सेंट्रल आइडिया है, जो एक केंद्रीय विचार है, उसके इर्द गिर्द आपके सारे विचारों को, आपने जो भी आदर्श अपने जीवन में लिया है, सारे जितने भी विचार हैं, चाहे आपके जीवन की रक्षा से संबंधित विचार हैं, आपके सामाजिक, आपके जो क्रियाकलाप है उससे संबंधित विचार हैं, आपके जितने भी विचार हैं, उन सारों को आपको पिरोना होगा, बुनना होगा। वो जो सेंट्रल आइडिया है ना आपका, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वंस आइडियाज, आपका जो केंद्रीय विचार है, भाव है कि मां के लिए, आप अगर किसी आश्रम में जाते हैं, सपोज पांडिचेरी में गए, आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, तो क्रियाएं तो शब्दा में बैठा आदमी भी सारे दिन वही क्रिया कर रहा है जो कोई ऑफिस में बैठ के आदमी कर रहा है, या कोई किचन के अंदर वहां कोई साधक काम कर रहा होगा। बारी आकलन से आप देखेंगे तो वो तो वही क्रिया कर रहा है। तो उसको हम ये कहें कि यहां काम करने की बजाय इतना अच्छे से आप काम करते हो, किसी और जगह आप काम करोगे तो बहुत अच्छा पैसा मिलेगा आपको, तो वो तो कभी सोच भी नहीं सकता इस बात की, क्योंकि उसका तो टेस्ट बहुत रिफाइंड है। हमारा टेस्ट हमेशा ही, क्योंकि हम तो हर चीज को मॉनेटरी दृष्टिकोण से देखते हैं ना, इसलिए हमारा जो सेंट्रल एक आइडिया है, उसके इर्द गिर्द हमारे सारे विचारों को बुनना होगा। ये डेवलपमेंट, तीसरा डेवलपमेंट है, ए हायर आइडियल और ए सुप्रीमली ल्यूमिनस आइडिया, या एक परमोच्च ल्यूमिनस जो है ज्योतिर्मय विचार है। जैसे कि पृथ्वी पर मां और श्री अरविंद का जो विजन है डिवाइन लाइफ का, उसके लिए हमको कार्य करना चाहिए। भाई अगर ये जीवन, उसमें हम अपन हवन कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, तो इससे कुछ अपना क्या बनता बिगड़ता है। अगर ये विचार से और हम सारी चीजों को इस पे केंद्रित कर देते हैं, ये इस विचार मात्र से भी आप देख सकते हो कि आपके जीवन की वैल्यू ही परिवर्तित हो जाती है। भाई जिन भी लोगों के जीवन के अंदर हमको वैल्यू नजर आती है, वास्तव में किस चीज से वैल्यू है? उनकी क्रिया तो वैसी ही हमको नजर आती है, इनफैक्ट कोई आवश्यक नहीं है, उनकी क्रियाएं तो कई बार बड़ी भद्दी और भोंडी नजर आती है। जैसे वो एक महात्मा थे, वो उनके साइड कोई आता था उसको पत्थर मारते थे, गालियां निकालते थे। तो श्री अरविंद को किसी ने पूछा कि ये आध्यात्मिक कैसे हो सकते हैं, ये तो पत्थर मारते हैं, गालियां निकालते हैं। तो श्री अरविंद ने कहा कि मानव नैतिकता कब से मापदंड होने लग गई आध्यात्मिकता का, उसको लोगों की भीड़ को अपने से दूर करने का और कोई तरीका नहीं आया, इसलिए वो गालियां निकालता है। हाँ, एक्सप्रेशन के रूप में मां और श्री अरविंद इसके ऊपर भी विचार करते हैं कि आपकी वाणी के ऊपर जो है वो पूर्ण संयम होना चाहिए, और उसके अंदर भी जो ब्यूटी है, डिविनिटी है, वो आपको एक्सप्रेस करनी है। और आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि वो पत्थर मारता है या गालियां निकालता है तो वो कोई मापदंड नहीं हो सकता आध्यात्मिकता का, ऐसा नहीं है। दैट विल सर्व एज ए गाइड इन लाइफ। तो हमको एक केंद्रीय विचार अपने जीवन का, हमारी मूल जो एस्पिरेशन है, हमारा क्या है वो विचार, तो हम सारे इस ग्रुप में जो बैठे हैं उनमें से ज्यादातर को तो ये करना ही चाहिए कि एक केंद्रीय विचार है, अपनी जो मूल एस्पिरेशन है, उसके इर्द गिर्द धीरे धीरे हमारे सारे विचारों को स्क्रूटनाइज करना शुरू करना पड़ेगा। हमको उनको बारीकी से काट छांट करके देखना पड़ेगा कि ये विचार क्या उसके अनुकूल है, जो मेरा केंद्रीय विचार है। तो ये एक माइंड की ये एक फैकल्टी और है, या ये उसकी संभावना है। फिर थॉट कंट्रोल, आपके विचार के ऊपर संयमन, ये तो है ही नहीं बिल्कुल भी। मारोदिया जी यही तो कह रहे थे, चाहते कुछ हैं आते कुछ हैं अपने। तो रिजेक्शन ऑफ अनडिजायरेबल थॉट्स, जो अनडिजायरेबल थॉट्स है उनका रिजेक्शन, ये बात तो बड़ी जबरदस्त चली गई, ये तो हो ही नहीं पाता। रिजेक्शन करे कैसे? क्योंकि हम उस जिससे पहले कि पता चले उससे पहले तो वो काम हो जाता है या थॉट आ जाता है। क्रिया ही हम नहीं रोक पाते, थॉट का तो बात बहुत दूर की है। ये तो रोज जो है रिलेंटलेस अपने को एफर्ट और डिसिप्लिनिंग करने की जरूरत हो गई टू बिकम एबल टू थिंक ओनली व्हाट वन वांट्स। जो कोई चाहे वो ही सोचने के लिए उसको योग्य होना चाहिए। व्हाट वन वांट्स एंड व्हेन वन वांट्स, और जब वो सोचना चाहे तभी सोच पाए, और जो सोचना चाहे वो ही सोचे।
development of mental silence, perfect calm, and a more and more total receptivity to inspirations coming from the higher regions of the being। ये सबसे लास्ट कल्टीवेशन की वैसे तो बात है, जो सारी चीज को और आपके फैब्रिक को चेंज कर देगा। ये क्या है कि मेंटल साइलेंस, मानसिक नीरवता, जिसमें आपको, जैसे मां कहती है कि श्री अरविंद को पढ़ने का ये तरीका है, आप अपने जो पूर्वाग्रह हैं, आपके जो विचार हैं, उन सारी चीजों को दरकिनार रख के मेंटल साइलेंस में, पर पहले दिन ही आप ये सोचो कि ये पहले दिन एक्टिविटी करनी शुरू कर दोगे, इसके लिए कई वर्षों का और बहुत सिंसियर एफर्ट करने की जरूरत है कि श्री अरविंद के थॉट में आप प्रवेश कर सको। परफेक्ट काम, जो पूर्ण नीरवता जो है ना, एंड मोर टोटल रिसेप्टिविटी टू इंस्पिरेशंस कमिंग फ्रॉम द हायर रीजन्स ऑफ द बीइंग। आपकी सत्ता के जो उच्चतर लोक हैं, उच्चतर स्तर हैं, उनका अधिकाधिक आपके विचारों के ऊपर आधिपत्य और उनके आधार के ऊपर उनकी रीमोल्डिंग, उनको दोबारा गठित करना। यही बात तो मैं कह रहा था कि आप में जैसे ही कोई एस्पिरेशन आती है, कोई आप निर्णय लेते हैं, वैसे ही आपके विचारों को, आपके भावों को, आपके एक्ट्स को, आपकी फीलिंग्स को, सारे का जो समीकरण है वो बिल्कुल ही बदल देगा। इसी बात से तो मैंने शुरू किया था। ये जो फैकल्टी है, पर ये डेवलपमेंट के अंदर तो माँ ये शिक्षा की बात कर रही है कि मन की जो शिक्षा है वो कैसे करवाई जाए, क्योंकि ये तो शुरू से ही शुरू करवा रहे हैं। तो इसलिए अटेंशन, हम अटेंशन दे ही नहीं पा रहे चीजों के ऊपर। कंसंट्रेशन, ऑब्जर्वेशन, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट, जजमेंट, एनालॉजी, ये पहला फेज है, ये पहला चरण है शिक्षा का। ये अंतिम नहीं है, ये पहला चरण है। पहला चरण मां कौन सा बोल रही है, इसको हिंदी में बता देता हूं मैं, कम से कम ये इससे थोड़ा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो कि हम माइंड के बारे में सोच रहे हैं। यहां तो कोई वैसी बात ही नहीं है। हम जो माइंड की क्रिया कहने की कोशिश कर रहे हैं, पहले ये तो समझे हम कि उसके अंदर निहित इतनी शक्तियां हैं और उसकी क्रियाकलाप इस तरीके से है। तो जब मां चेतना और उसके उपकरणों की बात कर रही है तो पूरे जगत की बात हो गई। कितना बड़ा जगत खुल गया इस बात से। अदरवाइज तो उसको हम पढ़ लेते हैं और हम तो सोचते हैं हाँ भी ठीक है, चेतना और उपकरण ये दो चीजें हैं, पर उनका वास्तव में मतलब क्या है, उसके मायने क्या हैं। तो चरण एक, पहला चरण कौन सा है, ध्यान या मनोयोग, एकाग्रता, निरीक्षण। आपने कोई चीज को, किताब को देखा, पर निरीक्षण उसमें क्या क्या है। आप कोई सड़क से गए, आप कितना कॉन्शियस रहते हैं कि उस पर क्या क्या चीजें आई। या आप स्टेशन के ऊपर बैठे हैं, आपके कितने सारे अनाउंसमेंट्स कान में से गुजरते हैं, पर जैसे ही आप वाला जो अनाउंसमेंट आता है तुरंत आप सचेत हो जाते हैं, हाँ अभी मेरा वाला आया। तो ये भी तो माइंड की एक्टिविटी है भाई, ये तो माइंड की एक्टिविटी है ना। फिर आप पूरे गंतव्य को अपने दिमाग में रखते हैं। आप कार से कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, रास्ते के अंदर जा रहे हैं, तो आप कितना ध्यान रखते हैं कि बीच में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, पर आपका गंतव्य आपके माइंड में रहता है। आप सीन्स देखते जरूर हैं, पर उनसे प्रभावित कितना होते हैं, यह भी माइंड की एक क्रिया है। और कितना आप अटेंटिवली जगत को देखते हैं, उतना ही आप उसके ऊपर क्रिया भी कर सकते हैं। तो इसलिए एकाग्रता, निरीक्षण, स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति भी है इसमें, मेधा या समझ। अभी तो समझ बिल्कुल भी नहीं है, मेधा शक्ति है नहीं। उसका डीपर कारण है, खैर उसमें तो अपन जा ही नहीं सकते, क्योंकि उसका कारण तो मेधा शक्ति अभी क्यों नहीं है। भारतीय संस्कृति के अंदर जो आर्य शिक्षा पद्धति थी, उसमें सबसे पहले जो ब्रह्मचर्य का अभ्यास करवाते थे वो, उसके कारण मेधा शक्ति बढ़ती थी आपकी। अभी तो पावर नहीं है ना। अरे भाई कोई भी शक्ति, आप चाहे मेधा शक्ति की बात करो या किसी भी शक्ति की बात करो, तो शक्ति जो है वो ही आपकी मशीन को रन कर सकती है। जैसे आपकी पानी की मोटर है, उसको चलाने के लिए एक शक्ति काम में आती है।
अब भारी मोटर है और आपको अगर पावर कम मिल रहा है तो भी नहीं चलेगा, और आपको ज्यादा काम लेना है और आपने 1 HP की मोटर लगा रखी है और मेरे को पूरे खेत को सींचना है तो भी काम नहीं चलेगा। इसलिए शक्ति का भी भंडार चाहिए। तो जो हम मेधा शक्ति की बात कर रहे हैं, ये कब आती है? जब आप अपनी जो डिस्पर्सिव जो नेचर है, जो आप अपनी शक्तियों को बिखेरते हो आपकी इंद्रियों के द्वारा। भाई किन किन चीजों से बिखेरते हो आप, वो आप देख लो। वहां से जब वो एनर्जी को बिखेरते हो तो मेधा शक्ति कभी भी डेवलप नहीं हो सकती। आप खाली ये माइंड की फैकल्टी सोचते हो तो ये कोई भी चीज इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे आपने आंख से कोई चीज देखी तो खाली एक भौतिक क्रिया थोड़ी है आंख की, उसके साथ आपके भाव और विचार ये दोनों भी तो जुड़े होते हैं। आप जब आंखों से देखते हो या कोई चीज को टच करते हो तो उसके साथ आपके भाव और आपके विचार और आप उस टच के साथ जो भौतिक क्रिया है, जो जो सेंसेशन है कि सर्दी लग रही है या गर्मी लग रही है या कोई आपको पिन चुभ रही है, तो उसमें भाव या विचार आने की तो जरूरत नहीं है, उससे पहले शरीर प्रतिक्रिया कर बैठता है। तो मेधा या समझ, तुलना, कोई भी दो चीजों में, विचारों में, स्थितियों में कई बार इतनी गंभीर स्थितियां होती है, व्यक्ति ये देखता है कि इन दोनों में तुलना, क्योंकि सबसे मेन बात तो यही है ना कि जीवन में आप निर्णय किन आधारों पे करते हैं, और जिन आधारों के ऊपर आप निर्णय करते हैं वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनमें तुलना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और गलत तुलना गलत निर्णय के ऊपर ले जाती है और जीवन जो है आपका बिल्कुल गलत दिशा के अंदर जा सकता है। तो जिनका जीवन सही चल रहा है, निश्चित रूप से उनमें सही तुलना करने की, सही निरूपण करने की, भेद निरूपण करने की ये क्षमता है। उसके लिए माइंड की कॉम्प्लेक्सिटी या ये होने की जरूरत नहीं है, वो एक बहुत इनहेरेंट कैपेबिलिटी है उसके अंदर। पर यहां जिस तुलना की बात कर रहे हैं ये तो विचारों के बीच में। जैसे हम तुलना करते हैं ना कि भी अगर किसी की ग्रेटनेस की हम बात करें तो किन आधारों के ऊपर बात करें? गुरु गोविंद सिंह की तुलना हम भगत सिंह से थोड़ी कर सकते हैं, तो कैसे तुलना करी हमने, किन आधारों के ऊपर यह तुलना करी? या हम रामकृष्ण जी की तुलना विवेकानंद जी से नहीं कर सकते, किन आधारों पे करी? अगर हम यंत्र की बात करें तो यंत्र के रूप में माइंड के ऊपर तो हम दोनों की तुलना नहीं कर सकते। एक्सप्रेसिव जो फैकल्टी है दोनों की, विवेकानंद जी की और रामकृष्ण जी की, उनकी भी तुलना नहीं कर सकते। आप शरीर तंत्र की बात करो तो रामकृष्ण जी के और विवेकानंद जी के शरीर की तुलना के अंदर भी आप देख सकते हैं। तो ये तुलना करने की जो फैकल्टी है विचारों के बीच में, परसेप्शन के बीच में, चीजों के बीच में, बहुत बड़ी फैकल्टी है। आपके जीवन का निर्णय तो इसी के ऊपर होता है ना। आपकी दिशा जीवन की सारी तो इसके ऊपर निर्भर करती है कि आप कितना इसको सटीक रूप से भेद निरूपण कर सकते हैं। और खाली प्योरली माइंड के लेवल पे ये हो भी नहीं सकता, इसके लिए डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए जो आपको जीवन में ये बता देगी कि चीजों के बीच में क्या क्या भेद है। जैसे बाहरी चीजों के गुण धर्म की हम बात करते हैं कि कागज के साथ आप एक तरीके का व्यवहार करते हैं, आप प्लास्टिक के साथ एक तरीके का व्यवहार करते हैं, वैसे ही आप सबके साथ जीवन में उनके गुण धर्म के आधार के ऊपर। और वो गुण धर्म कैसे पता चलेगा? भी बाहरी चीजों की तो यूटिलिटी के आधार पे आप तुलना कर लेते हैं, पर जब आप जीवन की स्थितियों के बारे में, व्यक्तियों के बारे में निर्णय बनाते हैं तो आपके पास वो तुलना करने के और उस तुलना के ऊपर आधारित जो आपके निर्णय हैं उनके आधार क्या होंगे। इसलिए आपका जीवन वास्तव में इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो निर्णय करने की, ये दो चीजों में अंतर करने की, आंतरिक और बाहरी दृष्टि से ये जो अंतर करने की फैकल्टी है कि मेरे को जीवन में करना क्या चाहिए। आपके पास हमेशा ही दो स्थितियां होती है, दो चयन के आपके पास आयाम होते हैं। अब आप कौन से को चयन करते हैं? आप जैसे इस समय बैठे हैं तो आपने चयन किया हुआ है कि मेरे को यहां बैठना है, तो जैसे ही आप ये चयन करते हैं तो इस चयन की स्थितियां और इसकी बाध्यताएं आपके ऊपर आप स्वयं लाद लेते हैं, पर साथ ही इसकी संभावनाएं भी तो खुल जाती हैं। तो ये जो फैकल्टी है तुलना करने की, भेद निरूपण की और उसके आधार पर निर्णय की, और इन सारों का विकास,
इसकी डिटेल अगर जाए तो बड़ी जबरदस्त डिटेल है, क्योंकि ये तो एक एक तुलना करने की, पर ये तो जब तक आप अपने जीवन को देखो नहीं कि किस तरीके से इन छोटे छोटे निर्णयों ने आपके जीवन को पूरा ही रंग अलग दे दिया है। जिन्होंने निर्णय लिया है, जिन्होंने तुरंत ये जान लिया है कि नहीं मेरे को इन स्थितियों में नहीं जाना है और इन स्थितियों में जाना है, तो जीवन में परिवर्तन उसी चीज से तो आता है, आपके निर्णयों से। आपके जो परिस्थितियां हैं वो आपके निर्णय के कारण हैं, और वो निर्णय आप किस तरीके से आधारित करते हो, उन सारे आधारों को आपको सही रूप से चयन करना होगा। तब जो क्वालिटी ऑफ लाइफ आप लीड कर रहे हो, उसके जो डिटर्मिनेंट्स हैं, जो घटक हैं, वो सही होंगे। ये तो पहला चरण है शिक्षा का। दूसरा चरण क्या है? विस्तार, फैलाव, जटिलता, समृद्धता, नमनीयता। नमनीयता, आप एक स्थिति में हो, आप कोई दूसरी जगह गए, भाई यहां का खाना तो मेरे को पसंद नहीं आ रहा, आप खाली भोजन के लिए, जैसे कितने लोग वहां पौंडीचेरी आश्रम में माँ के लेटर्स हैं, वो कहती है अपनी जब साइकिक एस्पिरेशन के कारण जब लोग आते थे तब तो सारी चीज उनको बड़े रोजी कलर्स के अंदर पिंक नजर आती थी, सारी बहुत सुंदर नजर आती थी, क्योंकि साइकिक हर चीज को आनंद प्रदान कर देता है। पर जब धीरे धीरे उनकी बाहरी प्रकृति ऊपर आने शुरू होती थी तो सबसे पहला जो बहाना उनका ये होता था, भी यहाँ का खाना सूट नहीं कर रहा मेरे को पचता नहीं है, यहाँ का जो ये राइस है या ये भोजन है, ये ब्रेड मेरे को पचती नहीं है, या ये यहाँ का डैम्प एटमॉस्फेयर है, ये मेरे को तबीयत ठीक नहीं रहती इससे, क्योंकि वहां तो समुद्र है ना। तो सेकंड जो बहाना होता था वो ये कि भाई यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है ये मेरे को जमता नहीं है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मेरे को सूट नहीं करता। तो जब वो पहले दिन आए थे तब कैसे सूट कर रहा था उनको? तो इस तरीके से नमनीयता, कि आप किसी भी चीज के अंदर अपने आप को तुरंत ढाल सको। आप जितना आराम से एडजस्ट कर लेते हो, आप देखो कुछ लोग आपके पेरेंट्स वगैरह हैं, वो एक दिन भी कहीं और जाके वो कहते भी इस बिस्तर में तो नींद नहीं आएगी, ऐसी रूम में तो नहीं रह पाएंगे, अरे वहां नींद नहीं आती। या जितने लोग ऐसे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं वो इतने ज्यादा प्लास्टिक हैं, जो माँ ने नाम दिया प्लास्टिसिटी, वो इतने कॉन्सेंट्रेटेड अपनी एक्टिविटी के ऊपर, बाहरी चीजों के ऊपर उतना उनका आग्रह नहीं होता। तो ये प्लास्टिसिटी भी होनी चाहिए। जैसे हमारा आग्रह किस चीज के ऊपर है कि भोजन तो है वो भारतीय भोजन ही सबसे अच्छा है, भारतीय जो तरीका है रहने सहने का वही सबसे अच्छा है, या मेरे परिवार का जो तरीका है काम करने का वही अच्छा है। तो माँ ने कहा ऐसे लोगों को कुछ देशों के चक्कर कटवा के लेके आओ, कुछ लोगों के संपर्क में, कुछ संस्कृतियों के संपर्क में, अलग अलग विचारों के संपर्क में, अलग अलग भोजन की व्यवस्थाओं के संपर्क में। इतनी विभिन्नताएं हैं विश्व के अंदर, जब आप उनके पीछे भी सुरुचि देख सकते हो तो वाइडनिंग और एक्सपांशन होता है आपका। फिर आप रहन सहन के तरीका, जो अभी आप इतना ज्यादा रिपल्शन महसूस करते हो, अरे ये ऐसे कैसे रह सकता है, ओहो ऐसे कैसे कपड़े पहन सकते हैं, ऐसे कैसे जीवनचर्या हो सकती है, व्यवहार का ये तरीका कैसे हो सकता है। तो धीरे धीरे ये जो आपके इतने जकड़े हुए जो सांचे हैं ना, जो बहुत ज्यादा छोटे सांचों में हमने अपने आप को बांध रखा है, जैसे ही हम इन संस्कृतियों के, सोचने के अनेकों तरीकों से, खाने पीने के, रहने सहने के, परिवार के, कितनी संस्कृतियां हैं जिनके परिवार के अलग अलग सिस्टम है और बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं, उनका सिस्टम बड़े सुचारू तरीके से चल रहा है। भोजन उनका जो है, कुछ देश ऐसे हैं उनका लाइफ स्पान हमारे से बेटर है, कुछ देश के अंदर हर चीज के अंदर वो ऑलिव ऑयल डाल के खाते हैं, जैतून का तेल। हम कहते हैं कैसे खा सकता है, पर उनका एवरेज लाइफ स्पान 70-75 साल है। यहां हम आ ही नहीं रहे उस लाइफ स्पान के ऊपर। हमारी जो जीवन की जो लंबाई है यहाँ, वो तो एवरेज में बैठ ही नहीं रही, और उन लोगों की बैठ रही है। उनका रहने का तरीका, घरों का तरीका सारा अलग है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी हमको, ये नमनीयता बाहरी तरीके से और वैसे ही विचारों के तरीके से, क्योंकि आप एक सर्टेन फैमिली को, एक पर्टिकुलर क्षेत्र को, आप एक देश को, कई चीजों को जिनको बिलोंग करते हैं, उनके विचारों से आप एफिनिटी रखते हैं।
और बहुत सारे तरीके हैं सोचने विचारने के, अनुभव करने के। जब आप उनके संपर्क में आते हैं तो आप ये जान जाते हैं कि आपका ही एकमात्र तरीका नहीं है और विश्व में और भी बहुत तरीके हैं। तो अपने आप ही इससे क्या होगा, जब आप एक ऐसे स्थान पे रहते हैं जहां अलग अलग संस्कृतियों के लोग आपसे मिलते हैं, जैसे पौंडीचेरी के अंदर कितनी भाषाएं हैं, कितने रहने सहने के तरीके हैं, तो व्यक्ति के छोटा सा जो दायरा रहता है वो तुरंत टूट जाता है, बाहरी दृष्टिकोण से ही नहीं। आप शहरों में देखो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर फॉरेन में जाओ तो उनको कोई विशेष आपसे मतलब नहीं है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। यहां तो आप घर से बाहर निकलते ही आंखें देखना शुरू कर देती हैं आपको, और जितने ही छोटे एरिया में हो आपकी छोटी सी एक्टिविटी को भी लोग देखते रहेंगे। तो ये एक जो विस्तार है, फैलाव है, इसका मैंने विचार दिया, पर इसको वैचारिक दृष्टिकोण से देखो। ये तो मैंने फिजिकल उदाहरण दिए इसके, यही बात तुम विचार के ऊपर ट्रांसपोज करने की कोशिश करो कि जब फिजिकल इतने सारी वैरायटीज हो सकती हैं तो विचार कितना जबरदस्त हो सकता है। अलग अलग रहने सहने के तरीके, सोचने विचारने के तरीके, कितनी कितनी पद्धतियां हैं भारत के अंदर भी। परमात्मा को कोई सगुण कह रहा है, कोई साकार कह रहा है, कितने कितने तरीके ध्यान की पद्धतियां हैं, पर सारी आराम से रह रही है ना। यहाँ जो दो एक हस्बैंड वाइफ हैं वो दो अलग अलग गुरुओं के शिष्य हो सकते हैं और तो भी बहुत प्रेम से रह सकते हैं। तो ये किस चीज से आता है, ये एक सर्टेन एक्सपांशन आपकी चेतना में होना जरूरी है कि हाँ ये भी तरीका है जीवन का। भाई मेरे को एक चीज सूट करती है ये मैं अपना लेता हूं, तेरे को ये चीज सूट करती है तू ये अपना ले, तो उसमें तो कोई झगड़ा तो हो ही नहीं सकता। आपके खुद के परिवार में आप देखिए कि कितने जनों के कितने कितने गुरु या इष्ट हो सकते हैं, उनके खुद की ध्यान पद्धतियां हो सकती है, उनका अपने अपना चिंतन का, विचार का, भाव का अपना तरीका हो सकता है। तो जब आप उनको भी कंसिडर करके तो एक पूरे आपके समीकरण के अंदर उनको भी डालना शुरू करते हैं, विस्तार हो गया ना, फैलाव हो गया, जटिलता आ गई उसमें, क्योंकि आपने कितने तत्व उसमें डाल दिए। एक ही आयाम की चीज आप डालते हो तो उसको जटिलता नहीं कहेंगे। अरे भाई मेरे को 100 कार पार्क करनी है, सुव्यवस्था तो आप कह सकते हो, जटिलता थोड़ी कहोगे उसमें कि बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है इस काम में। ऑर्गेनाइजेशन की तो बात है, ऑर्गेनाइजेशन तो आपको करना है। हाँ आपके पास 10 आइटम है दुकान के अंदर रखने में, आपने सुव्यवस्थित तरीके से दुकान को ऑर्गेनाइज कर रखा है, पर आप जटिलता किसको कहोगे कि आप दुकान के साथ साथ अब एक कोई इंस्टीट्यूट भी चलाते हो, आप कोई शिक्षा संस्था भी चलाते हो, तो तुरंत कह दो कि हाँ इसमें थोड़ी जटिलता आई। अब उस शिक्षा संस्था के अंदर आपने अलग अलग विभाग भी खोल रखे हैं, आपने संगीत भी खोल रखा है, तो आपने कुश्ती का भी खोल रखा है, आपने फिजिकल एजुकेशन है, तो आपने अलग अलग ट्रेनिंग है, वो सारी जितनी, पर इसको भी आप एक स्तर की ही जटिलता कह सकते हैं। सच्ची जटिलता कब आती है, जब आप प्रकृति को देखते हो तो इसमें स्थूल जगत भी है, प्राणिक जगत भी है, मानसिक जगत भी है। मानसिक के अंदर और आपका जो इंट्यूशनल है उससे ऊपर हायर है, फिर आपके साइकिक जो अंदर हार्ट के जो जगत हैं, ये सारे मिलने से अब जो जटिलता आती है, आप देखिए आप एक के अंदर भी अनंत विविधता है। स्थूल जो भौतिक जगत है, जड़ जगत है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, पत्थर है, पहाड़ है, सारी चीजें हैं जो जड़ हैं। उसके बाद में जब प्राण आता है, प्राण के समावेश से जो जटिलता बढ़ जाती है, कितनी जटिलता हो गई प्रकृति के अंदर। और जब माइंड आ गया, माइंड के साथ कितनी जटिलता हो गई, और माइंड के अंदर आप अकेले खुद की ही एक कॉम्पोजिशन को देखो तो आप में कितनी कितनी चीजें जमा हुई हैं। आप में परिवार का भी भाव है, आप जब पढ़ते हो तो कैसे कैसे भाव आप में अराइज होते हैं, तो ये सारी जटिलताएं हैं। इसको आप कॉम्प्लेक्सिटी कह सकते हो। जिस आप कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे थे, कॉम्प्लेक्सिटी आप एक आयाम की बात करते हो, वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। जब आप उसमें आयाम जोड़ना शुरू करते हो, भाई मैंने 25 हाथ एक साथ लगा दिए, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, भद्दा और लगेगा। कॉम्प्लेक्सिटी तो तब है शरीर की जब आपने अलग अलग गुण धर्म के उसमें अंग लगाए हैं। मैं कह दूं मेरी बहुत महारत है नाक बनाने में, और भगवान आपके चारों तरफ नाक ही नाक लगा दे, सोच के भी कितनी विभत्सा ये लगती है ये कि ये तो बड़ी रिपल्सिव सी चीज है, घृणित सी बात है। तो ये कोई जटिलता की बात थोड़ी हो गई।
कि वही एक्टिविटी आप बहुत तेजी से कर रहे हो तो जटिल हो गए या बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो गए। ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है भाई। अभी तक जितने भी उदाहरण आप दे रहे थे, जैसे कि 2 घंटे में आप क्या करते हो, वो ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी है। अरे मैं बेवकूफी का कोई काम कर रहा हूं और उसको बहुत अच्छे से कर पाऊं तो वो क्या ऑर्गेनाइजेशन है? बेवकूफी है वो तो। उससे पहले माइंड का काम है ये जानना कि मेरे को करना क्या चाहिए, करना चाहिए या नहीं चाहिए। भाई मैं कोई किसी गाड़ी को तोड़ रहा हूं और मैं कह दूं 2 घंटे में या 3 घंटे में टूटती है, अब मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन इस पावर में होगी, मैं दोनों हाथों में हथौड़े लूं और मैं ये जो 2 घंटे का काम है आधी घंटे में कर दूं, तो मैं क्या बहुत ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गया? मैं तो पागल हो गया एकदम, मैं तो टेररिस्ट हो गया, एक विध्वंसक शक्ति हो गया। तो ये समझना शुरू करो कि किसको हम ऑर्गेनाइज्ड कहेंगे, किसको कॉम्प्लेक्स कहेंगे। दूसरे, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू आपके आना चाहिए। आप एक परिवार में या आश्रम में, पौंडीचेरी आश्रम में भी आप देखो, बार बार मैं उदाहरण इसलिए देता हूं क्योंकि सारे चीजें मिल जाती हैं वहां, और आप सारे लोग वहां गए हुए भी हैं तो आप तुरंत उससे रिलेट भी कर पाते हैं कि अभी यही स्थितियों को अगर देश के ऊपर ट्रांसपोज करेंगे तो सारे अपन एक ऐसे जगत की बात होगी जैसे कोई मंगल ग्रह की बात हो रही हो, क्योंकि हम कोई भी इस तरीके से सोच विचार कर ही नहीं रहा। कॉम्प्रिहेंसिव है, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सोचना पड़ता है वहां। भाई आप भी कितने लोगों को जानते हो पौंडीचेरी में, आज आर्य विष्णु को जानते हो, उनकी नेचर एकदम अलग तरीके की है। अगर आप उनको बिठा दो शब्दा के अंदर किताब बेचने के लिए आर्य विष्णु को, क्या होगा? या उनको मैनेजमेंट के अंदर बिठा दो आर्य विष्णु को, या कहां कहां उनको बिठाने की कोशिश करो, या जिसको भी आप व्यक्ति को जानते हो, अगर उसके गुण धर्म के अलावा उसको अलग जगह बिठा दिया जाए तो क्या वो उसको सही तरीके से कर पाएगा? कोई व्यक्ति है जिसका आंतरिक भाव है वो पांडित्य का है, उसको बंदूक लेके सेना में भेज दिया जाए, वो तो बेचारा परेशान हो जाएगा उसके अंदर। और वही जिसका भाव शौर्य का है, क्षत्रिय का भाव है, उसको ये लेके बिठा दिया जाए, चलो ये लाइफ डिवाइन दी गई है, आपको इसका अनुवाद करना शुरू करो, वो वहां देखेगा कहां फंस गए। वो दोनों ही कितने परेशान हो जाएंगे। पर समाज तो दोनों की व्यवस्था करता है ना। तो ये कॉम्प्रिहेंसिवनेस मतलब सारे आयाम आपके अंदर और बाहर के, तो ये सारी कॉम्प्रिहेंसिवली व्यवस्था करता है ना आश्रम। वो सारों के तरीके से उनको काम देता है ना। अब संस्कृत का कोई टीचर है, उसको कहते नहीं तेरे को ये इस टाइम क्लास में भी होना है और तेरे को ये काम भी करना है, मतलब तेरे को शाम तक, सुबह से लेके शाम तक क्लास भी आपको करनी है और उसके बाद में ये एक्टिविटी और करनी है। तो वो कह देगा भी मेरे में तो एनर्जी नहीं बचेगी इतनी। तो जब सारे घटक हैं आंतरिक और बाहरी, वो सारे को देख के और एक विजन के तहत कि माँ और श्री अरविंद का क्या विजन है, उसके तहत आप काम करते हो। कितनी कॉम्प्रिहेंसिवनेस चाहिए आपको, कितनी विशालता चाहिए। उसमें हर तरीके के डिस्कॉर्डेंसेस भी उत्पन्न होते हैं, सारी चीजें उत्पन्न होती है आश्रम में भी। भाई भैया कोरोना के अंदर किसी तरीके से उन्होंने अपने आप को मैनेज किया है ना। सरकार ने तो सबको बंद कर दिया कि घर से बाहर आप निकल नहीं सकते, उसमें उन्होंने बेचारों ने बहुत मुश्किल से अपने किचन की भी व्यवस्था करी है, किस तरीके से, और काफी लोगों को भी वहां बीमारी हुई है, उनकी भी व्यवस्था करी है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिवनेस भी चाहिए और कल्पना शक्ति। अब जो ये सबसे इंपॉर्टेंट एक माइंड के फैकल्टी के अंदर अब क्या आ गई? इमेजिनेशन। अगर इमेजिनेशन न हो तो नए आयाम तो आपके खुल ही नहीं सकते। भाई आज आप जिस पथ पर चल रहे हो, जब तक कि उसकी कंसेप्शन न हो, आपको कल्पना तक भी न हो, आप चलोगे कैसे? तो आज की जो आपकी स्थितियां हैं या जो आज की जो एक्चुअलिटीज हैं, वो किस पे निर्भर करती हैं? आपकी कल्पना शक्ति के ऊपर। ये शक्ति जोड़ो तो विश्व में जितना भी जो डेवलपमेंट का या जितना भी कार्य हुआ है, जो भी चीजें हुई हैं, वास्तव में तो कल्पना शक्ति के कारण हुई है। आज आप कोई भी चीज कंसीव करते हो पहले कि मेरे को जीवन में ये करना है, आप जब भी कोई एम लेके चलते हैं तो वो स्थितियां तो दूर होती है ना आपसे। आप जब ट्रेवल भी करते हैं तो जो मार्ग तय करते हैं, गंतव्य आपने अपने दिमाग में लिया, पर वो गंतव्य इस समय दूर है। तो आज जो आपकी एक्चुअलिटी है, जो जिस आधार पे आप खड़े हैं, वो पहले आपने जो कल्पनाएं करी थी, जो सोचा था, उसका परिणाम है। आज जो जीवन में जो आप कल्पनाएं कर रहे हैं, जितनी ही
कॉन्क्रीट तरीके से कल्पनाएं कर रहे हैं कि मेरे जीवन में मेरे को ये चाहिए या ये चीजें होनी चाहिए। जैसे माँ की कल्पनाएं देखो बचपन से उनकी क्या थी, किस तरीके के उनके ड्रीम थे ना माँ के। वो तो सबने पढ़े हैं कि वो चोगा पहन के इतना विशाल में उठ गई पृथ्वी के ऊपर, जिसमें पूरी मनुष्य जाति उसके नीचे समा गई और मेरी किरणों के अंदर सारी पृथ्वी। तो इमेजिनेशन आप और वास्तव में आप देखोगे तो हमारी इमेजिनेशन कोई बहुत सुखद नहीं होती। ज्यादातर 10 मिनट हम कोई अच्छी चीज सोचते हैं, उसके बाद में उसमें कुछ न कुछ ऐसा आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कल्पना शक्ति है, विश्व में जितनी भी चीजें, जितने भी द्वार, जितने आयाम, जितनी संभावनाएं जो भी आपकी खुली हैं, किस कारण खुली हैं? कल्पना शक्ति के कारण खुली हैं। भी कोई इंडस्ट्री के कारण थोड़ी कोई आपकी खुली हैं संभावनाएं कि ये फैक्ट्रियां खुली हैं इसलिए संभावनाएं खुल गई। फैक्ट्रियां इसलिए खुली हैं क्योंकि आपके कोई कंसेप्शन था। वो फैक्ट्रियां तो बंद भी हो सकती हैं। भाई ये पिछला साल जो गया है उसने तो हमको ये कितना अच्छे से प्रत्यक्ष उदाहरण दे दिए कि एक अनाउंसमेंट लगता है सब चीज को स्टैंड स्टिल पर लाने के लिए। शाम को मोदी जी रात को 8 बजे बोलते हैं जी कल से सब बंद है, सारी दुनिया बंद हो जाती है भारत के अंदर। देखा ना ये तो अपन ने। तो कौन सी चीज है जो कंसीव करती है सबसे पहले? वो कल्पना शक्ति आपकी किस तरीके की है। तो आज देश ने जिन परिस्थितियों को भोगा है, किस कारण भोगा? वो जो भी पीड़ाएं लोगों को हुई वापस अपने घर पे पहुंचने के लिए, तो ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी, ऐसा कौन सा टेररिस्ट अटैक था कि अचानक सारों को वहीं बंद करने की जरूरत थी, कि इतना तकलीफ पाने की जरूरत थी? क्यों? क्योंकि ये कैपेबिलिटीज, ये क्षमताएं हो ना हो, इन पे आपके निर्णय, और कई बार आप जिस पोजीशन में हो आज, अगर आपके ऊपर दायित्व है पूरे आश्रम को या किसी संगठन को नेतृत्व करने का, तो आपका निर्णय कितना मायने रखता है आप ये सोचिए। तो ऐसी पोजीशन में अगर आप निर्णय सही न कर पाए तो वो तो बड़ा नुकसान का काम हो जाएगा। तो ये कुछ आपकी मानसिक शक्तियां हैं। फिर इनसे ऊपर की शक्ति विवेक बुद्धि, डिस्क्रिमिनेशन, आपका सच्चा डिस्क्रिमिनेशन। आपके डिस्क्रिमिनेशन रहेगा। आप किसी भी चीज से मां और श्री अरविंद के शब्द को तोल नहीं सकते। आप किन्हीं भी आधारों के ऊपर, आपके कितने भी ऊंचे से ऊंचे अनुभव भी हो जाएंगे, आप विवेक शक्ति रखते हैं ना जीवन के अंदर, तो वो तो इन किन्हीं भी आधारों के ऊपर नहीं होगी। वो सच्ची विवेक शक्ति तो अगर ऐसे व्यक्तियों के पास आप हैं जिनमें ये विवेक शक्ति है, या आप ऐसी चीजों का समागम करते हैं, आप अच्छा साहित्य पढ़ते हैं माँ और श्री अरविंद का या और भी कोई, पर अपने सामने तो माँ और श्री अरविंद का है, इसलिए ये बात करने में अपने को कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। तो धीरे धीरे आप में विवेक शक्ति हो सकती है। पर इसमें भी एक बड़ी समस्या ये है कि जिस चश्मे से आप वो साहित्य पढ़ेंगे, आप तो उसको इतने साल से तो डाइजेस्ट करते आ ही रहे हैं। अभी जब प्रश्न हुए तो देखो कितना असहज महसूस होता है कि वो प्रश्न होते ही चेक हो जाता है कि जिस चश्मे से हम पढ़ रहे थे तो क्या वो सही था या नहीं था। ये कई चीजें हैं हमारे माइंड की। इस तरीके से आप लोग इसको सोचना शुरू करो, और इस बारे में कोई पॉइंटेड प्रश्न हो, इससे एक चीज तो हमारे प्रत्यक्ष होती है, रिफाइनमेंट। अब रिफाइनमेंट तो बहुत अलग चीज हो गई। आप रिफाइंड हैं चीजों के बारे में। श्री अरविंद क्या कह रहे हैं वो एक चीज रिफाइन, ये अलग चीज है ना, रिफाइनमेंट फिर बाद में। तो इन 4 चीजों की बात, जो उदाहरण तो मैंने उन एग्जाम्पल्स को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अभी तो समय भी हो गया। इस विषय में कोई बात है तो वो प्रश्न ले सकते हैं, अगली बार इसमें आगे चलते हैं। अभी तो इतनी सारी चीजें इसमें मैंने कही हैं वो क्लियर नहीं हो सकती, पर उसमें एक एक चीज में तो जाना बहुत ज्यादा भारी काम है। आपको अलग से करने का है कि आप किस तरीके से मूव करना चाहते हो। तो ये आप आपस में बात कर लेना। आप थोड़ा सा अपने ग्रुप को ऑर्गेनाइज करो और पहले ही इसके जो आपको
कि क्या करना है क्या नहीं करना है और कितने जने हैं, वो आप थोड़ा सा आपस में कोऑर्डिनेट किया करो। अमृत कुछ कहना चाहता है शायद। हाँ भैया, जैसे भी आपने बताया अभी कि 4 तरीके के दिमाग होते हैं ये सब, तो ये अपन एब्जॉर्ब कैसे ये करेंगे मैंने नहीं कि कहा कि अपन 4 तरीके के दिमाग होते ये हैं। अपन एब्जॉर्ब कैसे करेंगे? क्या करेंगे? जैसे आपने बताया ना कॉम्प्लेक्स वगैरह, ये तो अपन एब्जॉर्ब कैसे करेंगे कि अपन कितने स्टेप तक उठे हैं? ऑब्जर्व कैसे करेंगे मतलब उसको देखेंगे कैसे? हम्म। नहीं, आप क्या करोगे, अभी तो आप एक यूनिट हो ही, तो धीरे धीरे डेवलप करो अपने आप को। और उसीलिए वो बोल रहे हैं कि एक सेंट्रल आइडिया, आपका जो केंद्रीय विचार है जीवन के अंदर, पहले वो तो तय करो। अरे भी मैं कह रहा हूं मेरा भवन बनाऊं, पहले ये तो बना सोचो कि आपका प्रारूप क्या है, भवन बनाना किस जगह चाहते हो, किस लिए चाहते हो, क्या चाहते हो। आपकी बिल्डिंग तो तभी बनाओगे, आप क्या ईंटें मंगाओगे और उनको कैसे लगाओगे, क्या व्यवस्था करोगे, व्यवस्था तो बाद में आती है, पहले तो प्लान आता है ना। कोई भी चीज का प्लान पहले आता है और उसके बाद में एग्जीक्यूशन आता है। तो अभी आपका जीवन के विषय में कोई प्लान है क्या? इसमें और किसी के कोई बात है? हाँ भैया, मेरे है। हाँ बोलो। हम भैया, जैसे आपने अभी कहा कि हम जो पढ़ते आ रहे हैं वो सब हमने डाइजेस्ट करा है, करते ही नहीं, आ मैंने रहे ऐसा हैं। नहीं कहा। मतलब नहीं, मतलब एकेडमिकली जो पढ़ते आ रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं, नहीं बात था नहीं तो। कर रहा था मैं ये कह रहा था कि माँ और श्री अरविंद का लिटरेचर हम हाँ कितने जी। समय से हम सारे ही पढ़ते आ रहे हैं। हाँ डाइजेस्ट करने का मतलब कि हमने उसको पचा लिया मतलब गुणा नहीं उसको, वो हाँ चला हाँ गया, जैसे एक कान से गया दूसरे से निकल गया। कितने लोग हैं जो अग्निशिखा रोज सबके आती है, मतलब हर महीने आती हाँ है ना, और सब जी। लोग पढ़ते भी हैं। पर हाँ वास्तव में उसके आधार के ऊपर आप तो खुद वहां देख सकते हैं कि जीवन को मोल्ड करना आसान नहीं है। हाँ, जीवन को मोल्ड करना आसान नहीं है, पर मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर जैसे हम डाइजेस्ट करते आ रहे हैं तो ये हमारा हर कुछ अभी तक के हमने सिर्फ अपने माइंड में ही घुसा रखा था, ये कॉम्प्लेक्स माइंड का पार्ट है, ये क्या था? नहीं, इसमें तो सारी चीजें थी। अभी तो हम खाली माइंड के गुण धर्म की बात कर रहे हैं, हमने ये थोड़ी कहा कि सारी चीजें अभी तक करी वो माइंड से ही करी। भाई माइंड के अंदर भी तो हमने ये कहा ना कि माइंड अपने आप में जिस चीज का उपकरण है, पर उस उपकरण के अंदर भी ये कोई ऐसी चीज नहीं है। देखिए आपका जैसे हाथ है, आपका हाथ एक तरीके की क्रिया करता है, पर जब वो संगीत में आपके इतना अभ्यस्त हाथ है और कोई अच्छा म्यूजिशियन है, वो अपने आप को बाद में समर्पित कर देता है, कोई आंतरिक जो उसकी जो भाव है, तो उसके हाथ के थ्रू जो चीज अभिव्यक्त हो जाती है, उसको खुद को आप हारमोनियम बजाते टाइम कॉन्शियस थोड़ी होते हो आपका हाथ कितना क्या बजा रहा है। वास्तव में इतना अभ्यस्त आदमी होता है जिसकी प्रैक्टिस होती है, अपने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कमांड होता है, वो व्यक्ति और अभिव्यक्त कर सकता है, वो आप देखते हो। वैसे ही जब माइंड आपका बिल्कुल सध जाएगा, तो माइंड अपने आप थोड़ी कोई चीजें करता है, उसके द्वारा और कितनी चीजें हैं वो अभिव्यक्त होती हैं, वो चीजें तो आएगी। एक सधा हुआ इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें तो ज्यादा से ज्यादा पोटेंट जो पावर्स आएंगी उनको अच्छे से मैनिफेस्ट करने का काम करेगा, माइंड अपने आप में थोड़ी करेगा। आपके जो डीपर इंट्यूशंस आएंगी, डीपर जो चीजें आएंगी, माइंड उनको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देगा। श्री अरविंद के अगर ऑर्गेनाइजेशन न होता तो क्या वो जिस तरीके का साहित्य वगैरह है वो कर पाते? इसलिए माइंड तो अपने आप में वैसा इंस्ट्रूमेंट है, पर वो इंस्ट्रूमेंट अपने आप में कोई स्टैंड अलोन यूनिट नहीं है कि खुद ही काम कर लेगा।
उसको कहीं से तो कुछ मिलना चाहिए। अभी तो कौन चला रहा है? आपका शरीर और आपका प्राण। वो उसको कह देता है कि मेरे को ये लालसा है कोई, और माइंड उसकी व्यवस्था करने। अभी आप अपने सारे कर्मों को और स्क्रूटनाइज करना शुरू करो, आप ये जान जाओगे कि अभी माइंड तो दास हो रहा है उनका, शरीर की क्रियाओं का, शरीर की इच्छाओं कामनाओं का, और आपकी प्राणिक जो कामनाएं हैं उनका। इसलिए माइंड तो अपना काम कर ही नहीं रहा जो सच्चा काम है उसका। आगे अपराजिता। हेलो। हाँ आनंद किशोर जी। हाँ भैया, एक मैं पूछना चाहता हूँ। जी कुछ वर्ष पहले की बात है, और हमारे डेहरी ऑनसोन में जहाँ हम लोग रहते हैं एक बहुत बड़ी नद है, और उसकी बहुत लंबा चौड़ा पार्ट है। तो एक समय ऐसा था कि मैं उस नदी के उस पार चला जाता था, जो बिल्कुल बालू का बहुत लंबा चौड़ा वो क्षेत्र है और एकदम निर्जन। और मैं जाकर के अकेला वहां बैठ जाता था, और बैठने के बाद में मन एकदम शांत हो जाता था। और अचानक ये उठने लगता था कि ये जो मैं नीले आकाश को देखता था, और वहां ये कल्पना की शक्ति आती थी। अचानक ये ऐसा होता था कि जैसे ये किसने बनाया, ये जो सूर्य है, इस सूर्य को किसने बनाया, ये चांद को किसने बनाया, इतना विशाल अनंत आकाश को किसने बनाया, ये धरती को किसने बनाया, ये हमारे बगल में जो नदी बह रही है ये किसने बनाया। और ये इस तरीके से माइंड में ये सब चीजें बातें आती, और इसने किसने बनाया, कहते कहते मैं इतना मतलब ये हो जाता था कि छटपटाने लगता था। मैं जानने की कोशिश कर किसने इसने बनाया, और मैं एकदम से रोने लगता था, छटपटाने लगता था कि इसके तो ये कौन सा माइंड का ये चीज है, ये कल्पना की माइंड है या किस प्रकार की ये माइंड जिसके अंदर ये बातें उठ रही थी। अकेला कोई माइंड का नहीं है ना, यही बात तो मैं कह रहा हूं कि आप में और बहुत सारे हिस्से हैं। अभी तो हम खाली कंसंट्रेट कर रहे हैं माइंड पे, पर आप एकमात्र कोई माइंड की चीजें ही आप में आती हों ये बात थोड़ी है। आप में तो ऊपर से नीचे से सब तरफ से बहुत सारी चीजें आती रहती हैं। नीचे से भी स्रोत हैं वो आपके खुले रहते हैं, जिसमें आपके अलग अलग तरीके के विचार हैं, कितनी सारी चीजें हैं वो आती हैं। तो अभी खाली अपन प्योरली माइंड का जो गुणधर्म है उसको समझ रहे हैं। तो ये क्या आप माइंड जो का बात गुण धर्म नहीं है भैया? ये जरा हमको क्लियर कीजिए कि जो ये माइंड में बात आ रही है कि हम निर्जन में बैठे हैं और ये हम सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि ये किसने बनाया है, ये कौन है इसके पीछे, तो क्या ये माइंड की बात नहीं है? ये कौन ये सोच रहा है, ये मैं जानना चाहता हूं। माइंड में आप उस विषय में सचेतन होते हैं, खाली ये कह सकते हो। क्योंकि हम माइंड पीछे कोई भी चीज है सारे को विचार बोल देते हैं, क्योंकि नजर नहीं आता ना। शरीर तो आप टच कर सकते हो, एक उसकी डेफिनेट शेप है, इसलिए आप कह देते हो ये शरीर। पर आप एस्पिरेशन भी आती है, उसको भी फिर बाद में कैसे आप डिफाइन करोगे? जितनी आपके अंदर जो अभीप्सा उठी या आपके अंदर कोई प्रेरणा आई, अब अभीप्सा को, प्रेरणा को, अंतर्भास को या अंतः प्रकाश को, इन सारों को भी तो आपको डिफाइन करना होगा ना। तो आप क्योंकि इनके बारे में, इसीलिए तो हम क्लियर होना चाह रहे हैं। अभी तो माइंड के बारे में क्लियर नहीं है, इसलिए उसकी एक्टिविटी के बारे में क्लियर नहीं है। तो हम ये जान जाएंगे धीरे धीरे कि आप में, हाँ, सचेतन होने की जो क्रिया है वो आपके माइंड में हो सकती है। जब आपने रिफ्लेक्ट किया किसी स्वप्न के बारे में कि ये स्वप्न इस तरीके का है या ये ऐसी चीज थी, जब आप इसके विषय में विचार करते हैं तो निश्चित रूप से आप उसका माइंड के अंदर और एक निरूपण कर रहे हैं। पर जिस समय वो स्वप्न आ रहा था, वो तो आप पढ़िए माँ और श्री अरविंद का, वो तो अलग अलग क्षेत्र से आ सकता है। इसलिए आप ये एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि ये नीचे से आया है, ऊपर से आया है या माइंड से आया है। ये तो जो जानकार व्यक्ति है वो आपको गाइड कर सकता है। तुरंत में तो आप ये कह सकते हैं कि वो माइंड से उठी है या नहीं उठी है,
तो माइंड में तो आप उसके विषय में सचेतन हुए हैं, बस इतना कहा जा सकता है। क्योंकि उन्हीं परिस्थितियों में वैसा ही कोई भाव किसी दूसरे के आता तो ये जो प्रश्न आपके उठे, हो सकता है वो किसी दूसरे के दूसरे तरीके से उठते। भाव वैसा ही हो सकता है, विचार वैसा ही हो सकता है। जैसे देश प्रेम है, अब देश प्रेम एक ऐसा भाव है जो आप में हो सकता है, मेरे में हो सकता है, पर जो रूप आपके अंदर वो अपनाएगा और मेरे अंदर अपनाएगा वो अलग अलग अपनाएगा। इसी तरीके से आपके अंदर जो भी भाव उस समय उठा हो, पर आपके माइंड ने उसके विषय में जो जो प्रश्न किए, उस विषय में वो उस तरीके से सचेतन हुआ, इतना अवश्य कह सकते हैं। बाकी कौन से भाग से वो, कि आपकी आत्मा से उठी, आपके हृदय से उठी, प्राण से उठी, या आप किसी चीजों से परेशान है या जिज्ञासा से उठी, उस स्थान के ऊपर या आपको ये तय करना होगा, आपको पहचानना होगा। वही पहचानने की तो हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि हम अलग अलग जाने तो सही कि ये माइंड की क्रिया है, ये फिजिकल की क्रिया है। ये 4 क्लासेस से चेतना को और इसको अपन डिफाइन करने की, उनमें अंतर करने की इसीलिए तो कोशिश कर रहे हैं कि हम इन चीजों के बीच में अंतर जानना चाहते हैं। अदरवाइज तो सारी चीजें जो दिखती है हमको वो तो स्थूल नजर आती है, और जो नहीं दिखती है क्या तो हम उसको जो है प्राणिक चीजें बता देते हैं या विचार से संबंधित बता देते हैं। तो हमको इनमें भेद करना आना चाहिए। क्या इसको यहीं छोड़ सकते हैं आज? हाँ भैया। अगली बार इसमें आप लोग अगर इससे संबंधित कोई बात हो तो अपन कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास मेरे ख्याल से डिवाइन लाइफ मैनिफेस्टो तो होनी चाहिए, या इसका जो अनुवाद अपना है ना, जो पृथ्वी पर दिव्य जीवन का आविर्भाव, ये पुस्तक अगर आपके पास है तो, नहीं है तो आप मेरे को एड्रेस भेज देना अपना, मैं आपको ये पुस्तक नहीं है भैया, नहीं है भैया। अच्छा, नहीं है तो ये जरूर होनी चाहिए आप लोगों के पास। भैया ये कब हुआ? ये 2017 में ही छप चुकी थी ये। अरे बाप रे। ओ तो भैया हमने को भिजवाओगे किताब फिर? भैया कैसे मिलेगी हमें ये? आप अपना अपना मेरे को पोस्टल एड्रेस या एक साथ शेयर कर सकते हो तो 3-4 कॉपीज एक एड्रेस पे भेज सकता हूँ। आप जैसे कहोगे मैं भेजने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये आपके पास निश्चित रूप से होनी चाहिए और आपको ये पढ़ना चाहिए इसको। मेरे पास तो नहीं है, स्नेहा भी बोली उसके पास नहीं है। हाँ, मेरे नहीं, पास इंग्लिश वाला है, हिंदी का नहीं है। हाँ ये हिंदी